डिस्क्लेमर, हमारे चैनल मास्टर ऑफ स्टोरीज पर आपका स्वागत है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं और किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से मेल नहीं खाते। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या प्रथा से समानता प्रतीत होती है तो ये पूरी तरह संयोग है। कृपया इसे एक काल्पनिक रचना के रूप में ही देखें। हमारी कहानी किसी भी व्यक्ति की परंपरा, प्रथाओं का अपमान नहीं करती है। ये केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 31, अथर्व और नैना एक साथ। अथर्व ने कहा, अच्छा जी, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली। उसने नैना को पीछे से ही टाइट हक कर लिया और उसको बाहों में भरकर बर्तन धोने लगा। अब नैना पूरी तरफ से उसकी गिरफ्त में थी। नैना को भी कुछ अलग सा पर काफी अच्छा फील हो रहा था। उसके शरीर की रोम रोम खड़े हो गए थे। दोनों की नजदीकियां आज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। नैना के दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो अथर्व की बॉडी का स्पर्श फील कर पा रही थी। ये एहसास उसे आज से पहले नहीं हुआ था। उसके शरीर में कपकपी बढ़ गई थी। प्लेट को धोते वक्त अथर्व ने अपनी चिन नैना के कंधे पर रख दी। उसे अपनी नेक पर अथर्व की सांसें फील हुई थी। उसके शरीर की सिहरन काफी ज्यादा बढ़ गई। उसने अथर्व के हाथों को कसकर पकड़ लिया था। नैना ने कांपते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो और ये मेरे पीछे क्या है? अथर्व के चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने कहा, तुम्हारी पीछे मैं ही तो हूँ। उसने नैना को ऐसे ही अपनी गोद में उठा लिया और उसे किचन की स्लैब पर बैठा दिया। उसके बाद अथर्व ने अपने होंठ नैना के होठों पर रख दिए। इन दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसों फिल्लौरी थी और दोनों एक दूसरे में खो गए थे। या ये कह सकते हो कि उनका कंट्रोल अपने ऊपर से छूट गया था। अथर्व उसे इतने प्यार से किस कर रहा था कि वो अथर्व के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल थी। नैना के लिपस्टिक का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसे और भी ज्यादा मदहोश कर रहा था। अथर्व नैना की नेक को किस करता हुआ नीचे की तरफ आ गया था। नैना की हाथ अपने आप ही अथर्व की पीठ पर चले गए थे और उसने अपने नेल्स अथर्व को चुभाना शुरू कर दिए थे। पर इस वक्त अथर्व को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। अथर्व ने नैना को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने बेडरूम में ले गया। उसे बेड पर लेटाकर अथर्व ने अपने क्लॉथ वही साइड में छोड़ दिए और नैना के ऊपर आ गया। वो धीरे धीरे करके नैना के कपड़े उसकी बॉडी से अलग करने लगा। नैना ने आज उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। इससे अथर्व की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई और वो उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। ये एहसास नैना के लिए भी बिल्कुल नया था। कुछ ही देर में नैना की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी थी। ये देखकर अथर्व थोड़ा घबरा गया था और वो एकदम से उसके ऊपर से हटने लगा, लेकिन नैना ने एकदम से उसको कसकर पकड़ लिया और अपनी गर्दन ना में हिलाने लगी। वो आज अथर्व को दुखी नहीं करना चाहती थी। अथर्व भी ये बात अच्छे से समझ गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नैना की ऐसी हालत देखकर आगे बढ़ने की। लेकिन नैना ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मैं तुम्हें वो हर खुशी देना चाहती हूँ जिस पर आपका हक है। नैना ने अथर्व को आप कहा तो उसे बिल्कुल ही अलग फीलिंग हुई। लेकिन इस बार अथर्व ने कोई जल्दबाजी नहीं की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और नैना ने भी अपने फेस पर एक्सप्रेशन ऐसे रखे हैं जैसे कि उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही। लेकिन उसके नेल्स जो आंख की पीठ पर लग रही थी वो उसके दर्द को बयां कर रहे थे और वो अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पा रही थी। कुछ देर में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समा गए थे और अब उसका पेन भी कम हो गया था। और पेन कम होने के बाद उसे जो एहसास हुआ था उसे वो सिर्फ फील कर सकती थी। दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे की बाहों में ही रहे और पूरे रूम में नैना की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उन्होंने 2 बार ट्राई किया। सुबह नैना काफी लेट उठी थी और उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। अथर्व गार्डन से एक्सरसाइज करके अपने रूम में शॉवर लेने के लिए आया था। नैना को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। नैना भी अथर्व को मुस्कुराते हुए एक तरफ शर्मा गई थी और उसमें साइड में रखे पिलो से अपना फेस छिपा लिया था। पर अथर्व के दिमाग में तो और भी कुछ चल रहा था। उसने नैना के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाया। अभी तक भी कहना है कि कपड़ा साइड में ही पड़े हुए थे। वो शर्म से लाल हो गई थी। अथर्व नैना को उठाकर वॉशरूम में ले गया और उसे हॉट शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और उसको बाहों में लेकर खुद भी खड़ा हो गया। नैना तो उसके बारे में ये सोच रही थी कि कहीं ये फिर से तो कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अथर्व उसके फेस को देखकर समझ गया था कि नैना टायर्ड होने से बीमार हो गई है और उसे पता था कि हॉट शावर लेने से उसे आराम मिलेगा। इसलिए वो नैना को हॉट शावर देने के लिए वॉशरूम में ले आया था। और नैना के गोरे बदन पर से पानी की बूंदें फिसलती हुई ऐसे चमक रही थी जैसे कि चमकदार मोती हो। उसके शरीर की बनावट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। अथर्व इस बात से बहुत खुश था कि नैना और उसका रिश्ता भी औरों की तरह आगे बढ़ गया था। उसने नैना को बात कराया और उसे रूम में लाकर कपड़े पहना दिए और उससे कहा कि आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने राजवीर सर से कह दिया है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना होगा। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हमें यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ।
नैना ने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और जिया भी अपने अलग फ्लैट में रहती है, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं उसे अपने पास बुला सकती हूँ। वैसे भी हमारे इस मैंसन में कितने सारे रूम हैं, तो उसे अलग रहने की क्या जरूरत है। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि इससे उसकी प्राइवेट लाइफ इफेक्ट हो सकती थी। तभी नैना ने उसके एक्सप्रेशन देते हुए कहा तो मैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमारी प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। और बुद्धू लड़की थोड़ी नोक झोंक तो जीजा साली में चलती ही है। और अगर फिर भी तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें परेशानी हो, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। अथर्व ने कहा तुम उसे बुला सकती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है, और मेरा क्या है, मैं तो उसके सामने भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किस बात की शर्म। ये सुनकर नैना ने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा भूल से भी मत करना, तुम जानते नहीं हो उसको, वो मुझे जीने नहीं देगी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा ये तो तुम्हें सोचना है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और मैं तो पूरे मेंशन में कहीं भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, आखिर तुम मेरी जो हो, मुझे किसी और से क्या फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कल से तुम ज्यादा ही नॉटी हो गए हो। अथर्व ने कहा मैं तो पहले से ही ऐसा था, बस तुमने मौका कल ही दिया था। इस बात पर नैना ने अपना सिर झुका लिया। अथर्व ने कहा बुद्धू लड़की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो वक्त ही ऐसा था। और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, और मुझे तो कुछ ज्यादा ही मीठा फल मिला था, क्योंकि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही सब्र किया था। नैना ने कहा आप तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। अथर्व ने कहा जब तुम मुझे तुम कहकर बुलाती हो तो ज्यादा अपना सा लगता है, तो मुझे तो तुम ऐसे ही बुलाया करो, ये आप जैसे वर्ड्स मुझे नहीं सुनना, पहली बार मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब तुमने दोबारा कहा तो मुझे पता लगा कि जो प्यार और अपनापन तुम और अथर्व जैसे शब्द में है वो आप में नहीं है। अथर्व नैना से बातें कर रही रहा था, तभी उसके फोन की बेल रिंग हुई। उसने फोन को देखा और कहा अभी मुझे जाना होगा, मैंने ब्रेकफास्ट रहा है कि कर दिया है, और बस तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अथर्व ने उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस किया और वहां से जाने लगा। तभी नैना ने पीछे से कहा माय लव तुम मुझे फोन करना मत भूलना। यह सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुस्कुराकर नैना को एक फ्लाइंग किस देकर वहां से निकल गया। उसके कपड़े आज भी वही सस्ते वाले थे। उसने कॉल करके कहा मैं अगले कुछ घंटों में देहरादून पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में अथर्व फ्लाइट में था। उसकी शीट विंडो की तरफ थी और बहुत बड़े आराम से अपने चेहरे पर हैंकी ढककर अपनी शीट पर लेट गया था, क्योंकि उसका कुछ घंटों का सफर था। इसलिए उसने सोचा थोड़ा सो लिया जाए, और वैसे भी वहां पहुंचने के बाद उसे सोने का टाइम नहीं मिलेगा। तभी वहां पर एक हाई प्रोफाइल लड़की आती है। वो देखने में एलीट फैमिली से लग रही थी। उस लड़की को इमरजेंसी में देहरादून जाना पड़ रहा था और इस वजह से उसे वीआईपी टिकट नहीं मिल पाई थी। और अथर्व के कपड़ों को देखकर ही उसका माइंड अपसेट हो गया था। उसने अपने आप से ही कहा व्हाट दी एफ के, पता नहीं ये मिडिल क्लास लोग भी अपने आप को समझते क्या है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और वो घिन भरी नजरों से अथर्व को देख रही थी। अथर्व ने उसके बड़बड़ाने को सुन लिया था। अथर्व के सुनने की क्षमता नॉर्मल आदमी के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तेज थी, पर उसने उस लड़की की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो सभी के कपड़े ठीक ठाक थे। बस एक वो लड़का ही ऐसा था जिसने कुछ ज्यादा ही थर्ड क्लास कपड़े पहने हुए थे। वो भी न चाहते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। तभी वहां पर एयर होस्टेस आई और उसने कहा मैडम आपको कोई परेशानी है, तो उस लड़की ने कहा कि आप मेरे लिए कोई दूसरी सीट अरेंज करवा सकते हैं। एयर होस्टेस ने कहा सॉरी मैडम आज सभी सीट्स फुल है, अगर कोई एक सीट भी बची होती तो मैं आपको उस पर एडजस्ट करा देती है। अथर्व को देखकर उस एयर होस्टेस का भी मुंह बन गया, इसलिए उसे भी समझ में आ गया कि इस लड़की की परेशानी क्या है। एयर होस्टेस वहां से चली गई थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी उसे लड़की ने अथर्व से कहा एक्सक्यूज मी, लेकिन अथर्व ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तभी एकदम जोर से झटका लगा। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट बादलों के बीच थी। तभी उसे झटके की वजह से अथर्व का हैंकी नीचे गिर गया। एक पल के लिए तो वो लड़की उसके चेहरे को देखती ही रह गई। उसने नहीं सोचा था कि ये मिडिल क्लास आदमी इतना ज्यादा हैंडसम होगा, लेकिन वो एकदम से अपने होश में आई और अपने आप से ही कहा हैंडसम है तो क्या हुआ, लेकिन आज के टाइम में लाइफ जीना भी तो कोई चीज होती है। उसने इस बार अपने पैर से अथर्व को हल्की सी ठोकर मारी। अथर्व ने बड़े आराम से अपनी आंखें खोली और कहा बोलिए क्या परेशानी है। उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं इतने टाइम से तुम्हें बोल रही हूँ। अथर्व ने कहा बताइए क्या बात है, आप मुझे क्यों बोल रही थी। वो मुझे तुम्हारी सीट पर बैठना था, मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या तुम मुझसे अपनी सीट एक्सचेंज कर सकते हो। अथर्व ने कहा सॉरी मिस, अगर मैंने सीट चेंज की तो उससे आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं आराम से विंडो से टेक लगाकर सो रहा था। लेकिन अगर मैंने आपसे सीट चेंज कर ली और मेरी आंख लग गई तो हो सकता है मैं अपना सिर आपके कंधे पर भी रख दूं, और इससे आपको लगेगा कि मैं आपको जानबूझकर परेशान कर रहा हूं, और यह रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता।
उस लड़की ने अपने आप से ही रहा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मेरे कंधे पर सिर रख दिया तो इसे कितना बुरा लगेगा। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बस तुम मुझसे सीट एक्सचेंज कर लो। अथर्व ने कहा मिस आप मेरी बात समझी नहीं, मैंने ये जरूर कहा था कि आपको परेशानी होगी, लेकिन आप नहीं जानती अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो मुझे आपसे ज्यादा परेशानी होगी, मैं ये चीज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। पहली बार उस लड़की की किसी ने ऐसे इंसल्ट की थी। उसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, लेकिन आज अथर्व ने उसका घमंड तोड़ दिया था। उस लड़की ने कहा तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? मिस आप मेरी बात नहीं समझोगी, इसलिए मैं आपसे कोई बहस नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने अपना रुमाल उठाया और अपने चेहरे पर ढककर फिर से सो गया। उस लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मिडिल क्लास लड़का ऐसा कर सकता है। भला कौन लड़का ऐसा होगा जो उसके कंधे पर सिर नहीं रखना चाहेगा। एपिसोड 32 किंग इज बैक। वो लड़की गुस्से में अपनी जगह पर बैठी रही। उसका मन तो कर रहा था कि वो उस लड़की को जान से मार दे, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया और अपने होठ को भींचकर वहीं चुप बैठी रही। 2 घंटे अथर्व की आंख खुली तो और लड़की उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कि अपनी आंखों से ही जला डालेगी। अथर्व ने कहा मिस अब आप यहाँ पर बैठ सकती है। उसने कहा मुझे नहीं बैठना। अब ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें पता था तुम्हारी औकात तो है नहीं मुझसे बात करने की, और इसीलिए तुमने मुझे इग्नोर करके मेरी इंसल्ट करना सही समझा। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा तुम में जो सोचना है तुम सोच सकती है, मुझे तुम्हारी इन बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। अथर्व ने कहा मिस मुझे आपके बारे में जानना भी नहीं है, और वो तो आपका बिहेवियर ही बता रहा है कि आप कैसे हो। भला फ्लाइट में ऐसे कौन चिल्लाता है? ऐसा बोलकर एक बार फिर से अथर्व ने उसकी इंसल्ट कर दी थी। वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तभी पीछे की सीट से एक आदमी बोला तुम मैडम को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हो, मैं काफी देर से देख रहा हूँ। अथर्व ने कहा ये लड़कियों के ड्रामे और फिर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तुम जैसे बेवकूफ लड़कों के बीच में आना, ये सिस्टम कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में बोला तो अपने आप को समझता क्या है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तू एयरपोर्ट से बाहर निकलना, तुझे मैं बताता हूँ कि डायलॉग कैसे मारा जाता है। अथर्व उसको देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उस लड़की के साथ भी पहली बार ऐसा हुआ था। वो आदमी जो पीछे बैठा था उसका नाम प्रभात था, और उसका भाई देहरादून की एक छोटी सी गैंग का लीडर था। उसने अपने भाई को कॉल करके सारी बातें बता दी और कहा कि यह लड़का एक लड़की को भी परेशान कर रहा है। उसने कहा छोटे तुमने बिल्कुल सही टाइम पर कॉल की, क्योंकि मैं एयरपोर्ट के पास से ही निकल रहा था। चलो मैं कुछ देर तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। अभी प्रभात ने कहा भाई मेरी फ्लाइट 5 मिनट में लैंड हो जाएगी और मैं आपको एयरपोर्ट के बाहर ही मिलता हूँ। छोटे तो चिंता मत कर, मैं एयरपोर्ट के अंदर ही आ जाऊंगा, इतनी तो आजकल अपनी चलती है। ये सुनकर प्रभात के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और अथर्व से कहा अब तुझे मेरी पावर का अंदाजा होगा, देखना मैं तुम्हारा हिसाब किताब इस एयरपोर्ट पर ही कर दूंगा। वो लड़की भी ये देखकर मुस्कुरा रही थी। उस लड़की ने किसी को फोन करके कहा कि मैं एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली हूँ, लेकिन उसमें अथर्व के बारे में कुछ नहीं कहा था। अथर्व आराम से बैठा हुआ था। तभी पीछे से उस लड़के ने कहा अभी भी वक्त है, तुम मुझसे और इन मैडम से माफी मांग लोगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अथर्व उसने कुछ नहीं कहा और वो उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगा। लड़की भी उसके मुस्कुराने की वजह समझ नहीं पा रही थी। वो लड़की धनराज गिल की बेटी थी, जो देहरादून का जाना माना परिवार था और उनके बिजनेस में भी अच्छी पकड़ थी। उस लड़की का नाम जेसिका गिल था। जेसिका को पीछे बैठा लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसकी नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी, लेकिन जिस लड़की के साथ वो बैठी थी उसकी नजरों में ऐसा कुछ नहीं था। लड़कियों को किसी भी आदमी की नजरें देखकर ये पता चल जाता था कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। यही वजह थी कि उसने अथर्व के बारे में फोन पर कुछ नहीं कहा। एयर होस्टेस ने कहा कि अगले 1 मिनट में हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली है, और कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट लैंड कर गई थी। जेसिका गिल ने खड़े होकर ऊपर से अपना छोटा सा इंपोर्टेड बैग लिया, और जैसे ही वो जाने के लिए साइड में खड़ी होने ही वाली थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ फील हुआ। उस लड़की ने पीछे मुड़कर कहा ये क्या बदतमीजी है। वो लड़का कोई और नहीं प्रभात था। उसने कहा तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई आता ही होगा, इससे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह याद रखेगा, और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। इतना कहते हुए उसने जेसिका का कंधा हल्के से दबा दिया था। जेसिका उसकी इंटेंशन समझ गई थी। उसने खिंचकर एक थप्पड़ उस लड़की को जड़ दिया। उसे लड़के ने नहीं सोचा था कि यह सब कुछ भी होगा। वो ऐसे ही लड़कियों को फंसाता था और उसे नहीं पता था कि जेसिका ऐसी लड़कियों में से नहीं थी। उस थप्पड़ के बदले में हर बात को अपनी बहुत ज्यादा एम्ब्रेस्ड फील हुआ और लोग उसे देखकर हंस रहे थे। उसने भी एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की को जड़ दिया। उसके हाथ को देखता जेसिका की आंखें अपने आप बंद हो गई थी, लेकिन कुछ देर तक उसे उस थप्पड़ का दर्द फील ही नहीं हुआ।
अभी उसकी आंखें बंद ही थी कि तभी उसे उसी लड़के की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसने आंख खोली तो देखा उस लड़के का हाथ कलाई पर से लटका हुआ था जैसे कि वो टूट गया हो। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि अथर्व अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उस लड़के ने अपने दर्द पर कंट्रोल करते हुए कहा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, और इस लड़की के लिए तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखना मत तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। उस लड़की को जानकर हैरानी हुई कि उसे उसी लड़के ने बचाया था जिसको वह इतने टाइम से भला बुरा कह रही थी। और वो लड़का अभी भी ऐसे बैठा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उसने एक बार भी जेसिका की तरफ नहीं देखा, जैसे कि उसे कोई क्रेडिट ही नहीं चाहिए। अब जेसिका को भी उस लड़के में इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि आज तक उसे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला था जो उसे कर सके। जेसिका अभी उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसने फोन उठाकर कहा, माय स्वीट हार्ट, मैं अभी देहरादून पहुंचा हूं। अपना ख्याल रखना, और याद रहे मेरे प्यार का इंटरेस्ट तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। और आज सुबह से इंटरेस्ट लगाकर 4 किस हो गई है, और रात का इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ है। दूसरी तरफ से आवाज आई, पेनल्टी तो तुमको ही भरनी पड़ेगी, क्योंकि छोड़कर तुम गए हो, ना कि मैं, और नहीं इंटरेस्ट की बात तो उसमें भी तुम्हें लॉस भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मुझे छोड़कर जाने की पनिशमेंट क्या होती है। अथर्व ने कहा, स्वीटहार्ट बाद में बात करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। जेसिका भी उसकी बातें सुन रही थी। उसने इसलिए जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट की थी क्योंकि वो लड़का फिर से कुछ ज्यादा ही बोलने लगा था, और अथर्व नहीं चाहता था कि नैना को इस बारे में कुछ पता चले। जेसिका सोच रही थी कि ये लड़का सिर्फ मुझे सुनाने के लिए ही ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन अथर्व ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और एक्सक्यूज मी बोलकर जेसिका को साइड होने के लिए कहा। जेसिका को उसी ने तीसरी बार इग्नोर किया था, जो कि उसके लिए काफी बड़ी बात थी। ये पहला लड़का था जिसका कैरेक्टर वो समझ नहीं पाई थी। उसको जाते देख जेसिका भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दी, और उसने धीरे से कहा, थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। अथर्व ने कहा, इट्स ओके, और प्लेन से नीचे उतर गया। प्रभात भी उसके पीछे पीछे जल्दी से आ गया था और कहा, तू ऐसे नहीं जा सकता, अभी देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। तभी उसे दूर से 4-5 गाड़ियां आती हुई दिखाई दी, जिन्हें देखकर प्रभात के चेहरे पर चमक आ गई थी। उसने कहा, देख हम तेरे साथ क्या होता है, लेकिन वो गाड़ियां वहां पर पहुंचने ही वाली थी तभी उनको काफी सारे गार्ड द्वारा रोक लिया गया। एक तरफ से जेसिका को लेने के लिए भी 3 गाड़ियां आई थी जो काफी ज्यादा लग्जरी थी, उनको अभी बीच में ही रोक लिया गया था। वो तीनों नीचे उतर गए थे। अथर्व थोड़ी सी साइड होकर किसी का वेट करने लगा था, तभी प्रभात ने कहा, तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे कि तुम्हारी टैक्सी यहां तक आ जाएगी। अभी रुको, कुछ सिक्योरिटी रीजन से हमारी गाड़ियों को रोक लिया गया है, उनके आते ही देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये सुनकर अथर्व जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, प्रभात कुछ कदम पीछे हटा गया। ये देखकर जेसिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जेसिका ने अपने ड्राइवर से कॉल करके पूछा कि क्या परेशानी है, तभी ड्राइवर ने कहा, महिला गार्ड्स बता रहे हैं कि कोई मोस्ट वीआईपी पर्सन देहरादून आया है और उसी के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। जेसिका भी देखना चाहती थी कि ऐसा मोस्ट वीआईपी कौन है जिसके लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। तभी उन्हें दूर से आते हुए काफी सारी लग्जरी गाड़ियां दिखाई दी। उन पर एक बड़ा सा लोगो लगा हुआ था जिस पर लिखा था एज एम्पायर। ये देखकर जेसिका ने सोचा जरूर कोई एज एम्पायर का इंपोर्टेंट आदमी आ रहा था। तभी वहां पर काफी सारी गाड़ियां आकर रुकी हुई। उसमें से बड़ी फुर्ती में गार्ड्स निकले और उनके साथ एक एलीट गर्ल चलकर आने लगी। उस लड़की को देखकर जेसिका और प्रभात के मुंह से एक ही वर्ड निकला, मिस करिश्मा जैन यहाँ पर। उसके सामने जेसिका की खूबसूरती भी फीकी पड़ गई थी, लेकिन तभी उसने देखा कि वो सभी उन्हीं की तरफ आ रही है। उसे समझ नहीं आया कि वो उसकी तरफ क्यों आ रहे हैं। तभी करिश्मा जैन ने आते ही अपना सिर झुका लिया और कहा, बॉस आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। अथर्व उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ा। जेसिका और प्रभात दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अभी उसने एक कदम ही बढ़ाया था कि वो अपनी जगह पर रोका और प्रभात की तरफ बढ़ते हुए कहा कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बुलाओ, तुम्हारे आदमी कहाँ पर है। लेकिन इस समय उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। करिश्मा ने कहा, बॉस इसे हमारे आदमी देख लेंगे, चलो। जेसिका का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर वो किससे औकात की बात कर रही थी, जिसके सामने उसकी औकात उसके नाखून के बराबर भी नहीं थी। आज उसका कमान चूर चूर हो गया था। उसके पैर अभी तक भी कांप रहे थे। वो तो इस बात की खुशी मना रही थी कि लास्ट तक उनके बीच सब कुछ सही हो गया था और उसने उस लड़के को थैंक्स भी बोला था। और जिसके पास मिस करिश्मा जैसी असिस्टेंट है वो मुझे क्यों देखेगा भला। वह उन गाड़ियों को जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियां भी आ गई थी, लेकिन प्रभात को तो पहले ही कुछ आदमी पकड़कर ले गए थे। जाते हुए उसने देखा कि जिस लड़की को वो परेशान कर रहा था वो भी किसी बड़ी फैमिली से थी, क्योंकि उसकी तीनों गाड़ियां काफी ज्यादा लग्जरी थी। वो तो अपने आप से ही कह रहा था कि आज तू कहां फंस गया। सभी गाड़ियां इस एम्पायर में एंट्री करते हुए अंदर चली गई और कुछ दूर जाने के बाद एक टनल का डोर ओपन हुआ जो ऑटोमेटिक था। कार सीधे उसके अंदर चली गई और 500 मीटर आगे चलने के बाद एक अंडरग्राउंड हाउस नजर आया और वहां पर काफी सारे कमरे बनाए गए थे जो सभी लग्जरी थे और किसी अलग ही तरह की मेटल से बने हुए थे।
वहां पर काफी सारे लोग थे। सभी के हाथ पैरों में बैंडेज लगी हुई थी। उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि उनको काफी बुरी तरह से पीटा गया है और ये देखकर अथर्व को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, ये सब कैसे हुआ और किसने किया, मुझे सब कुछ डिटेल में चाहिए। और वो जाकर अपने एक सिंहासन पर बैठ गया। और सिंहासन पर बैठते ही उसका होरा बिल्कुल चेंज हो गया था। जो पहले इतनी ज्यादा बात करने वाला और हंसमुख लग रहा था, इस टाइम वो किसी से तान से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यमराज खुद अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसकी आंखों में दहकती ज्वाला किसी को भी आपने पर मजबूर कर सकती थी। मिस करिश्मा ने उसके पास आते ही कहा, किंग, मैंने सारी डिटेल कलेक्ट कर ली है। ये किसी एक गेंद का काम नहीं था, बल्कि बाहर से 4-5 गेंद को बुलाया गया था और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ हमारे फाइट क्लब पर अटैक किया था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों ने पहले धीरे धीरे करके फाइट क्लब में आना शुरू किया था कि इन पर किसी का ध्यान न जाए। ये पिछले 2 महीने से इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे और एक दिन ऐसा आया कि उस फाइट क्लब में सिर्फ वही सारे आदमी आई थी जो उन्हीं गैंग्स के थे। बाकी कोई भी बाहर का आदमी नहीं आया था और अंदर जाते ही उन्होंने अटैक शुरू कर दिया था। इस वजह से हमारे आदमियों को मौका ही नहीं मिल पाया कि एकजुट हो सके। एपिसोड 33, किंग और जेसिका का दोबारा सामना। सारी बातें सुनने के बाद अथर्व अपने सिंहासन से उठा और सबसे पहले उसने अपने क्लब के घायल आदमियों को देखा। उनको बुरी तरह से मारा गया था। कुछ लोगों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। उनको देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अथर्व ने कहा, देहरादून में लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। चलो देखा जाए कि आखिर देहरादून पिछले 3 सालों में कितना बदल गया है। इतना कहकर अथर्व वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए चला गया। शावर लेने के बाद वह रेडी होकर बाहर आया। उसके चेहरे पर एक्सपेंसिव गॉगल्स थे। उसने डार्क ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। उसके नीचे व्हाइट कलर की शर्ट थी और उसके साथ ब्लैक शूज पहने हुए थे। हाथ में एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव डायमंड वॉच थी और उसके गले में एक डायमंड का लॉकेट लटका हुआ था जिस पर लिखा था किंग। उसके हाथों में डायमंड की अंगूठियां थी। इस समय कोई भी उसे देख ले तो पागल ही हो जाए। वो जलता हुआ बाहर आया। उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतने दिनों बाद भी उसका ऑरा ऐसा ही था। इस समय वो देखने में दुनिया का किंग लग रहा था। उसको देखकर किसी को भी घबराहट होना नॉर्मल बात थी। उसके वहां पर आते ही सभी ने सिर झुकाकर उसे ग्रीट किया। उसने आते ही करिश्मा से कहा, तो अब चलने की तैयारी की जाए। करिश्मा ने कहा, जी बॉस, आज देहरादून में मौत का तांडव होने वाला था। लोगों ने गलती कर दी थी। किंग को छेड़कर सभी कार में बैठकर वहां से निकल गए। 20-25 कारें देहरादून के हाईवे पर तेज स्पीड में आगे बढ़ रही थी। करिश्मा ने कहा, किंग, जहां तक मुझे पता चला है सभी लोग इस वक्त डेंजर हिल क्लब में रुके हैं और वो सभी पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने ये सब किया ही इसलिए था कि किंग को देहरादून बुला सके। बॉस, आप तो जानते ही हैं कि इस क्लब में सबसे ज्यादा शेयर धनराज गिल के हैं। किंग ने कहा, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो एक बार उसे ही मिल लिया जाए। वैसे भी मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। ड्राइवर ने कार एक पोश एरिया की तरफ घुमा दी और कार बड़े बड़े मैंसन से होते हुए एक काफी बड़े बंगले के सामने पहुंची। इतनी सारी गाड़ियों को देखकर वहां के सभी गार्ड डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन इतनी देर में वो कुछ सोच पाते। आगे चलती हुई कार ने सीधा मेन डोर को टक्कर मारी और वहां से अंदर की तरफ निकल गई। एकदम से सिक्योरिटी गार्ड ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था। धनराज गिल बड़े से हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और अपनी बेटी से बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर टेंशन के भाव थे, लेकिन अपनी बेटी के सामने वो ऐसे हंसकर बात कर रहे थे जैसे कि उन्हें कोई परेशानी ही ना हो। शाम का वक्त था। जेसिका ने कहा, पापा, आपने तो कहा था कि कोई इमरजेंसी है, लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता। धनराज गिल ने कहा, बेटी, क्या मैं तुम्हें याद भी नहीं कर सकता? मुझे तो मैं देखने का मन हुआ तो मैंने तुम्हें बुला लिया। उसके साइड में ही जेसिका का बड़ा भाई बैठा हुआ था। उसका नाम अखिल था। उसने कहा, तुम्हें देखे कितने दिन हो गए थे, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? जेसिका ने कहा, भाई, अब भी कैसी बातें कर रही है? अभी 15 दिन पहले ही तो मैं यहाँ से गई थी और आप कह रहे हो कि मुझे देखिए इतने दिन हो गए, भला ये कैसे हो सकता है? अखिल ने कहा, डैड, इसको तो 15 दिन कुछ लगते ही नहीं है और हमें एक एक दिन ऐसा लगता है कि कब इससे मुलाकात होगी। तभी उनकी माँ ने कहा, डिनर रेडी है। और इतना सुनते ही जेसिका खड़ी हुई और 2 डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगे। उसके साथ साथ धनराज और अखिल भी डाइनिंग टेबल पर चले गए। जेसिका की माँ ने कहा, बेटा, तुम कभी नहीं सुधरने वाली, आज भी खाने को देखकर ऐसे पागलों की तरह दौड़ती हो। माँ, मैं नौकरों के हाथ का खाना खा खा कर पक जाती हूँ और जब घर आती हूँ तो मुझे आपके हाथ के खाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अभी उन्होंने डिनर करना शुरू भी नहीं किया था कि उन्हें रेड अलर्ट की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर धनराज गिल और अखिल की हालत खराब हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी क्या परेशानी हो गई और उन्होंने इतने सारे गार्ड रखे हुए थे। सिक्योरिटी पूरी टाइट थी। वो यही सोच रहे थे कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होते हुए भी ये अलार्म क्यों बजा। तभी बाहर से एक गाड़ी दौड़ता हुआ आया। वह काफी ज्यादा हड़बड़ाया हुआ था। उसने आते ही कहा, बॉस, वो आए हैं। अखिल ने कहा, तुम किसके बारे में कह रहे हो? तभी मैन डोर से उन्हें एक ब्लैक सूट पहने पावरफुल आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ सीईओ करिश्मा चल रही थी।
उन्हें देखकर बाप बेटे दोनों कांप गए। उस लड़के को ऐसे गेटअप में देखकर जेसिका हैरान रह गई थी। उसकी नजरें तो किंग से हट ही नहीं रही थी, उसके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, ये कितना हैंडसम है। एकदम से वो अपने होश में आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पर क्यों आया है। और फ्लाइट में तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कितना गरीब इंसान हो, और इस समय ये ऐसा लग रहा है जैसे कई का राजा हो। एक बार हो तो मैं भी इसे पहचान नहीं पाती अगर इसके साथ सीईओ करिश्मा नहीं होती। जेसिका तो सोच रही थी कि कहीं वो लड़का उसे आज की इंसल्ट का बदला तो लेने नहीं आ रहा है। वो अभी उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी धनराज और अखिल दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और उसके सामने जाकर घुटनों पर बैठ गए। ये देखकर जेसिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि उसके डैड को भी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, और यहाँ तो उसके डैड घुटनों पर बैठ गए थे। आखिर ये सब चल क्या रहा है। जेसिका जल्दी से खड़ी हुई और उसके सामने जाकर बोली, ये सब क्या है और आप दोनों इसके सामने क्यों झुक गए हो। उस लड़की को देखकर किंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस लड़की को इतना बोलता देखकर करिश्मा आगे ही बढ़ी थी कि तभी किंग ने उसे इशारे से रोक दिया। तभी जेसिका ने कहा, मुझे पता है तुम कोई पावरफुल आदमी हो और मुझसे आज की इंसल्ट का बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन मेरे भाई और मेरे पापा की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें इतना बुरा लगा था तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और वो भी घुटनों पर बैठ गई, क्योंकि वो अपने पापा की इंसल्ट होता हुआ नहीं देख सकती थी। अपने पापा और भाई को ऐसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तब भी एक रोबदार आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी आवाज को सुनकर जेसिका भी डर गई थी। ये आवाज बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी कि उसने फ्लाइट में सुनी थी। धनराज ने कहा, लेकिन आज तक मैं कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया और इस बार भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे आपसे दुश्मनी मोल लेने पड़े, और मेरी तो आपके दुश्मन बनने की औकात भी नहीं है। तो फिर आप ही सोचिए मैं आप पर अटैक क्यों करूंगा। किंग, जिन लोगों ने आपके फाइट क्लब पर अटैक किया था उन्होंने हमारे डेंजर हिल क्लब को भी अपने कब्जे में कर लिया है, और उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर इस बारे में मैंने कुछ करने की सोची तो वो मेरी बेटी और बेटे दोनों को मार देंगे, और इसी डर से मैंने अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया था। किंग, मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। उन्होंने ऐसे ही मेरे क्लब पर अटैक किया था और ऐसे ही आपके क्लब पर भी अटैक किया है। और किंग, मैंने उन्हें आपके बारे में भी बताया था, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उनकी वार्निंग के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ये बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। इस पर किंग जोर जोर से हंसने लगा। इसका मतलब कि कुछ लोग बाहर से आकर अपने आप को यहाँ का बादशाह समझने की भूल कर बैठे हैं। वैसे अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम खड़े हो सकते हो, और कल सुबह तक तुम्हारा मतलब फिर से तुम्हारे हाथों में होगा। इतना कहकर वो वहां से निकाला गया। इतनी देर में ही धनराज और अखिल दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे। उसके जाते ही धनराज ने कहा, बेटा तुम क्या बोल रही थी, आखिर तुमने उनकी इंसल्ट कब की। जेसिका ने कहा, पापा यह आज मेरे साथ ही फ्लाइट में आए थे और उस टाइम पर ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि कितने बड़े गरीबों, और मुझे नहीं पता था कि ये कोई पावरफुल आदमी है। वैसे तो मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी ऊंची आवाज में दो चार बातें कह दी थी, लेकिन उनको उस टाइम मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। धनराज ने कहा, बेटा ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल आदमियों में से है। बेटी तुमने किंग का नाम तो सुना ही होगा। डैड, आप उसकी बातों नहीं कर रही है। जब मैं देहरादून के कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के टाइम पर मैंने किंग का नाम काफी सुना था। बेटी ये वही किंग है, और आज देखना देहरादून में एक रात में ही बहुत कुछ बदलने वाला है। जेसिका ने कहा, डैडी ये तो देखने में काफी अच्छे इंसान लग रहे थे जब मैं इनसे मिली थी, और इन्होंने एक बार मेरी हेल्प भी की थी, लेकिन अब तो ये कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। धनराज ने कहा, बेटी तुम्हें पता है मैं उसके सामने घुटनों पर क्यों बैठ गया था, क्योंकि वो सच में ही एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो घटिया और बुरे लोगों के लिए इतना ज्यादा बुरा है। मतलब तुम उसे उनका काल कह सकती हो। आज तक किसी को ये भी नहीं पता है कि उसका फाइटिंग लेवल क्या है। स्ट्रीट फाइटर उसका नाम ही सुनकर रिंग छोड़कर भाग जाया करते थे। उसकी फाइटिंग की टेक्निक बिल्कुल ही अलग है। बेटी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, एक बार किसी ने उस पर बुलेट फायर कर दी थी, और जानती हो ये देखकर सभी डर गए थे और वहां पर सभी की आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि कोई भी उस समय किन लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। तभी उन्होंने देखा कि किंग अपनी जगह पर सही सलामत है और उसकी दो उंगलियों के बीच में एक बुलेट फंसी हुई है। उस दिन मैं वहीं पर था और आज तक भी मैं उस सीन को नहीं भूला पाया हूं। अब तुम ही बताओ, ऐसे आदमी की पावर का क्या कभी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी। बैठा उसने बुलेट को भी खेल समझकर पकड़ लिया था। अब सोचो, जो आदमी गन से भी न मारा जाए उसका कोई क्या कर सकता है। आज डेंजर हिल में डेंजर आदमी पहुंचने वाला है। बेटा तुम अपना ध्यान रखना, धनराज ने कहा। अखिल चलो हम भी चलते हैं, उन्होंने हमें भी काफी परेशान किया है, और तुम्हें पता है किंग के रहते हुए कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अखिल ने कहा, पिताजी मैं तो कब से आपके मुंह से ये बात सुनने का इंतजार कर रहा था, चलो चलते हैं। वो दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां और थी जो उसी डेंजर हिल की तरफ बढ़ रही थी। करिश्मा ने गाड़ी में बैठकर किंग से कहा, किंग आप बिल्कुल सही थे, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते।
मैंने सोचा उनका क्लब है तो उन्होंने ही ये सारी प्लानिंग की होगी, और दो मुझे इस शहर में ऐसा कोई आदमी कोई दिखाई नहीं देता जो कि आपके साथ दुश्मनी मोल लेगा। किंग ने हंसते हुए कहा, अब भी तुम गलती कर रही हो, क्योंकि इसी शहर का आदमी है जो मुझे खत्म करना चाहता है और उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये किसी बड़े आदमी का काम नहीं है बल्कि काफी छोटे आदमी का काम है। अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, वहां चलकर तो मैं सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी तरफ नैना ने जिया को फोन करके अपने पास बुला लिया था। पहले तो वो आने के लिए मना करने लगी, लेकिन नैना ने उससे कहा, अगर तू मेरे पास अगले 1 घंटे में नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जिया ने कहा, वैसे ये तो बता कि आजकल तुम क्या कर रही हो। तुम्हें पता है मेरी भी जॉब जाने वाली है। अग्रवाल ग्रुप की कंपनी दिवालिया हो गई है। नैना ने कहा, मुझे इस बारे में काफी अच्छे से पता है और जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगी मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। नैना ने उसे अपनी लोकेशन सेंड कर दी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जिया ने अपने आप से ही कहा, ये कभी नहीं सुधरने वाली, अब ना चाहते हुए भी मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझसे बात ही नहीं करेगी। जिया ने अपनी पैकिंग की और अपने फ्लैट को लॉक करके वो टैक्सी लेकर वहां से निकल गई। इससे पहले वो नैना के साथ ही ऑफिस जाती थी। उसने अपने लिए कभी गाड़ी नहीं ली और न ही उसे कभी गाड़ी की जरूरत पड़ी। लोकेशन को देखते हुए अगले 1 घंटे में टैक्सी एक पॉश एरिया में पहुंच गई थी। तभी उस सोसाइटी में बढ़ने से सिक्योरिटी गार्ड ने टैक्सी को रोक लिया था। एपिसोड 34 किल्ड बाय वन पंच। जिया ने नैना को कॉल करके कहा, यार मुझे तो सोसाइटी के मेन डोर पर ही रोक लिया गया है, अब इनसे क्या कहना है। नैना ने कहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी है, मैं अभी अथर्व को कॉल करती हूँ। लेकिन उसका कॉल लगा नहीं था। नैना ने जिया से कहा, एक बार उससे कहो कि नैना और अथर्व सिंघानिया के बंगले पर जाना है। जिया ने सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा ही कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम क्या आप मिस जिया है। जिया को हैरानी हुई कि उस सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता कि मेरा नाम जिया है। उसने कहा, हाँ मैं जिया हूँ मैडम, अथर्व सर ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी मुझे सिक्योरिटी पर पास के लिए आपकी ईद चाहिए, उसके बाद आप अंदर जा सकती है। जिया ने अपनी ईद और सिक्योरिटी गार्ड को दिखाए और उसने एक सिक्योरिटी सिस्टम में उसकी ईद को डाल दिया और ईद की नोटिफिकेशन सीधा सिंघानिया मैंसन के सिक्योरिटी बेस में गई और वहां से उसे ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम में ऐड कर दिया गया था। अगर वो गार्ड ऐसा नहीं करता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। बिना परमिशन के जिया अंदर नहीं जा सकती थी और सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही अप्रूवल की डिटेल देखी तो उसने जिया को उसका आईडी कार्ड दिया और कहा, मैडम आप जा सकती है, लेकिन कार इससे आगे नहीं जा सकती। जिया को समझ में नहीं आया कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी किस लिए है। जिया ने कहा, मैं इतना सारा सामान अंदर कैसे लेकर जाऊंगी। और सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं खुद आपका सामान मैंसन तक पहुंचा दूंगा। उसने 2 गार्ड्स को ऑर्डर दिया और उन्होंने मिस जिया का सामान टैक्सी से लिया और उसके साथ मैंसन तक चले गए। उन्हें काफी दूर पैदल चलना पड़ा था, लेकिन वहां पर किसी भी अनजान गाड़ी की एंट्री नहीं थी। इतनी शानदार जगह को देखकर जिया भी हैरान थी। वो तो जल्दी से सारी बातें नैना से जानना चाहती थी, आखिर इतना बड़ा मेंशन उसके पास आया कहां से। कुछ देर बाद वह मेंशन में पहुंच चुकी थी। वो तो उस जगह की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई थी। उसने इतना बड़ा गार्डन आज तक किसी भी मेंशन में नहीं देखा था। जैसा ही मॉनसून की डोर बेल बजी, नैना ने जल्दी से जाकर डोर ओपन किया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ आने में काफी टाइम लग गया। नैना की बात सुनकर जिया ने कहा, यार तेरे इतने बड़े मेंशन में पैदल ही आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर किसी भी अनजान गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है। तभी उसे याद आया कि अथर्व ने क्या कहा था। उसने कहा, यार मैं तो भूल ही गई, सही रहा वहां पर गार्ड थे, नहीं तो तुम्हें मुसीबत हो सकती थी। जिया ने कहा, मुझे क्या मुसीबत हो सकती थी। नैना ने कहा, अंदर रहा वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और तुझे इतना टाइम क्यों लग गया आने में, मैंने सुबह ही तुम्हारे पास कॉल कर दिया था और अब शाम हो गई है। तभी जिया की नजर नैना की गर्दन पर बने लव बाइट के निशान पर गई। उसने कहा कि ये क्या है। नैना ने कहा, क्या, और तुझे इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है, पता है तूने मुझे डरा ही दिया। जिया ने कहा, ये तेरी गर्दन पर निशान कैसा, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा तो नहीं चल रहा है ना। अब ये मत कहना कि तुम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हो। नैना ने कहा, तू आते ही शुरू हो गई। पर वो जिया से नजरें नहीं मिला पा रही थी। जिया को समझते देर नहीं लगी थी इनकी नजदीकियां कितनी ज्यादा बढ़ गई है, पर वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उसे पता था कि नैना अथर्व की बात पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। जिया ने कहा, ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हें अभी थोड़ा और वक्त रुकना चाहिए था। नैना ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि वो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे और मैंने तो तुमसे 1 साल पहले ही इस बारे में बता दिया था और उसके बाद भी मैं तुम्हारे कहने पर 1 साल रुक गई। अब मैं इतने अच्छे लड़के को और परेशान नहीं कर सकती थी। मुझे पता है कि लड़के कैसे होते हैं, तो किसी के साथ एक रात भी अकेले गुजार के दिखा दे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी और मैंने उसके साथ 3 साल एक कमरे में बिताए हैं, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उसके साथ सेफ नहीं हूं, बल्कि जिस दिन वो नहीं रहता था उस दिन मुझे अनसेफ फील होता था। जिया ने कहा, अब मैं इस बारे में तुमसे क्या कह सकती हूँ, लेकिन 3 सालों में भी मुझे आज तक वो लड़का समझ में नहीं आया।
नैना ने कहा, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझी नहीं। जिया ने कहा, तुम ही बताओ, जो लड़का तुम्हारे साथ 3 साल से इतना ही इनोसेंट था, फिर वो इतना अच्छा फाइटर कैसे है, और उसने सिन्हा को कैसे सबक सिखाया? और मुझे पता चला कि वो गधा तुमसे मिलने के लिए आया था और अथर्व ने उन सभी को पीट दिया। भला एक इनोसेंट और शरीफ आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? नैना ने कहा, मैंने कब कहा कि वो सब के लिए इनोसेंट है? वह सिर्फ मेरे लिए इनोसेंट है, और मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार फील किया है। ऐसी बात नहीं है कि उसने आज तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उसने साफ साफ कहा है कि मेरे ऐसे सीक्रेट है जो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। जिया ने कहा, यही बात तो मैं तुमसे कह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कहीं और जगह अफेयर चल रहा हो। ये बात सुनकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि उसने ये बात मुझे पहले ही बता दी है कि तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, और न ही मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा। और इसके अलावा उसकी कुछ सीक्रेट है भी, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? सबकी कुछ न कुछ ऐसी बातें और प्रॉब्लम्स होती है जिसे वो किसी को चाहकर भी नहीं बता सकते। अब तुम ही देख लो, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ किया उस सीक्रेट को आज तक किसी को नहीं बताया, और अगर गलती से अथर्व को इस बारे में पता चला गया तो तुम जानती हो ना वो क्या कर सकता है। उस सिन्हा के बेटे ने बस मुझे हल्का सा छुआ था, वो भी मेरी कलाई पकड़कर। जब उसका ही उसने इतना बुरा हाल किया था, तो सोचो जब उसे इतनी बड़ी बात पता चलेगी तो वो क्या करेगा? यही सोचकर मुझे डर लगता है, और मैं चाहकर भी उसे कुछ बता नहीं पाती। जिया ने कहा, वक्त आने पर वो बात भी उसे पता चल ही जाएगी। और अगर वो तुमसे कोई दिखावा नहीं करता है और तुमसे ऐसे ही पागलों की तरह प्यार करता है जैसे कि अभी तक हमने देखा है, तो समझो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि तुम तो उन लोगों का बैकग्राउंड जानती हो, और ये सब उस अनुभव शर्मा की वजह से हुआ था। ना ही तुम उस दिन कॉलेज में गुस्सा होकर वहां पर जाती, ना ही ऐसा कुछ होता। नैना ने कहा, मुझे इस बात का भी डर रहे हैं, हजारों लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो क्या होगा? आज भी मैं उस बारे में सोचकर डर जाती हूँ, और तुम नहीं समझती, कल जब मैं अथर्व के साथ थी तो भी मुझे वो घिनौनी रात याद आ गई थी, और तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल रखा था। लेकिन कुछ ही देर में अथर्व के प्यार ने मुझे नॉर्मल कर दिया। ये कहते हुए नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। जिया ने कहा, अगर तुझे अथर्व के साथ रहकर अच्छा फील होता है तो आज के बाद मैं कभी भी उसकी बुराई नहीं करूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन ये मत समझना कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, बस ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए उससे कुछ नहीं कहूंगी। और ये क्या कहा तुमने? रात को तुम्हारे बीच कौन सा प्यार हुआ था जो कि तुम उसके प्यार में सब कुछ भूल गई? यह सुनकर है नैना शर्मा गई। जिया ने कहा, यार तू तो मेरी जान थी, अब किसी और की हो गई, मेरा क्या होगा? ऐसे ही उन्होंने बातें करते होंगे, खाना खाया और उसके बाद दोनों एक ही कमरे में सोने के लिए चले गए। मिस्टर किंग की गाड़ियां डेंजर हिल क्लब के बाहर पहुंच चुकी थी। एकदम से वहां की सिक्योरिटी, जो देखने में बाहर के लोग लग रहे थे, एकदम से अलर्ट हो गए थे। अभी भी गाड़ियां रुकी नहीं थी। उसके आगे एक बहुत ही स्ट्रोंग और पावरफुल गाड़ी थी जिसने एक ही बार में उस क्लब में डोर को उड़ा दिया, और सभी कारें अंदर चली गई थी। सभी लोग अलर्ट हो चुके थे। उसी वक्त किंग अपनी गाड़ी से उतरा। उसके साथ करिश्मा और बाकी पर्सनल गार्ड भी कार से उतरे। उनको देखकर धीरे धीरे वहां पर काफी सारी गैंग्स के आदमी इकट्ठा होने लगे, और वो सभी उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। वो 40-50 लोग हर तरफ से आदमियों से घिर चुके थे, और वो सभी आदमी किसी जानवर से कम नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा फाइट्स की है। किसी के चेहरे पर चोट का निशान लगा हुआ था, तो किसी के बाजू पर तेजधार से काटने का निशान था। तभी उनके बीच से एक आदमी मुंह में सिगार लिए आगे आया, और उसने कहा कि यही है क्या वो जिससे पूरा शहर डरता है? देखने में तो ये कोई बच्चा ही लगता है, पर सभी लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? उसे देखकर किंग के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उस आदमी ने कहा, जरा मैं भी दोस्तों, इसमें कितना दम है? और उसने अपने एक आदमी को इशारा दिया। वो 7.5 फुट का आदमी देखने में ऐसा लग रहा था कि ही बार में ही किंग को चबा जाएगा। उसको देखकर किंग मुस्कुराने लगा था। उस आदमी ने कहा, बच्चे, इस दानों को देखकर तुम्हारे पैर कांप रहे होंगे। वो आदमी भी दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा जैसे कि वह रियल में कोई जानवर हो। उसको देखकर किंग का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसका चेहरा शांत पानी की तरह दिखाई दे रहा था। यह तूफान आने से पहले की शांति थी। उस आदमी ने आगे आकर कहा, तेरे से रुको, अपने इन हाथों से कुचलकर अपने बॉस के पैरों में रखूंगा। इतना कहकर वो किंग की तरफ बढ़ने लगा। किंग ने अपना सूट उतारा। अब वो सिर्फ व्हाइट शर्ट और पैंट में था। उसने अपनी बाजू फोड़ की। इतनी देर में वहां पर श्रेष्ठ शर्मा और अनुभव शर्मा दोनों आ चुके थे। उनके पीछे पीछे ही धनराज गिल और उनका बेटा दोनों आ गए थे। वो जल्दी से अपनी कार से उतरे और सीधा उस तरफ बढ़ गए जहां पर इतने सारे लोग खड़े थे। अनुभव शर्मा को भरोसा नहीं था कि जिसके बारे में श्रेष्ठ ने उसे बताया है वो अथर्व हो सकता है। अभी भी उसकी कमर में काफी ज्यादा दालो तथा, पर फिर भी वो ये बात कंफर्म करने के लिए आया था। वो श्रेष्ठ शर्मा के साथ आगे बढ़ता हुआ वहां पर पहुंच गया था जहां से अथर्व उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस टाइम पर उसकी पर्सनैलिटी कुछ हो रही थी। उसके हाथ में काफी सारी डायमंड की अंगूठी आती, गले में एक मोटा सा डायमंड का लॉकेट था, और उसके हाथ में डायमंड की लिमिटेड एडिशन वॉच थी। ये देखकर उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि ये वही फटीचर है।
इस टाइम वो देखने में भी किंग ही लग रहा था। अथर्व ने अपनी बाजू फोल्ड करके एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और बड़ी फुर्ती से उसने अपना एक मुक्का उस आदमी के सीने में देकर मारा। एकदम से उसके मुंह से खून की पिचकारी निकली और उसकी रिब्स टूटने के साथ साथ उसका हॉट तक भी फेल हो गया था। वो आदमी 10 मीटर दूर जाकर गिरा और उसके पीछे जो भी कोई आया हूं वो भी उसके भारी भरकम शरीर की वजह से चोट खा गए थे। एक मुक्के का इतना पावरफुल ब्रांड देखकर वहां पर सभी लोग शौक में ही खड़े रह गए थे। यह देखकर श्रेष्ठ शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अनुभव शर्मा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि कल ही तो अथर्व ने उसे एक को मारी थी और उस समय भी सही सलामत था। आज तो ऐसे में सिर्फ एक मुक्का मारा और उस आदमी का हाल इतना बुरा हो गया। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी ने उसकी सांस देखते हुए कहा, बोस यह मर चुका है। ये सुनते ही अनुभव शर्मा के माथे से पसीने की बूंदें खेलने लगी। धनराज और उसका बेटा भी हैरान रह गया था, वहां पर जितने भी लोग खड़े थे। ये लड़का इतनी सी उम्र में इतना क्रूर कैसे हो सकता है। किंग अब खुद ही उस आदमी की तरफ बढ़ गया था जिसने अपने मुंह में सिगार लगाई हुई थी। उस सिगार वाले आदमी ने कहा कि तुम ये बच्चों के खेल करके मुझे मत दिखाओ। आखिर वो सिगार वाला आदमी कौन था और मिस्टर किंग उनके साथ क्या करने वाले थे? क्या होगी इस प्लानिंग के मास्टरमाइंड थे किया और किसी का हाथ भी इसके पीछे था? और किंग ने उस आदमी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? और वो आदमी कौन था जिस पर अथर्व को यकीन था कि उसी की वजह से ये सब हुआ है? अथर्व के आगे बढ़ने से कुछ लोग पीछे हटने लगे थे। उससे घर वाले आदमी ने ऐसा कुछ कहा कि किंग अपना कंट्रोल खो बैठा। एपिसोड 35 किंग का रुद्र रूप। उस सिगार वाले आदमी ने कहा कि तुम ये बच्चों के खेल करके मुझे मत दिखाओ, तुम भी मेरे बारे में जानती नहीं हो। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली का वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारी भाई को रोज नए नए आदमियों के साथ सुलाऊंगा, उसे भी तो पता चले कि लाइफ में मौज लेना किसे कहते हैं। ये सुनकर किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने चिल्लाकर कहा, आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो और स्पीड में आगे बढ़ने लगा। उसकी स्पीड को देखकर एक पल के लिए वो सिगार वाला आदमी घबरा गया और थोड़ा पीछे हट गया था। उसको आते देखकर सिगार वाले आदमी ने कहा, इस आदमी का काम तमाम कर दो। और एक साथ 10-12 रिंग फाइटर उसकी तरफ दौड़ पड़े। रिंग फाइटर भी स्ट्रीट फाइटर की तरह ही रहते थे, लेकिन आज तक भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया था कि इन दोनों में से स्ट्रोंग कौन है। आप उससे घर वाले आदमी ने कहा, अब जिन आदमियों से तुम्हारा मुकाबला होने वाला है वो सभी रैंक 4 की रिंग फाइटर है। पर अथर्व को इससे कहा कोई फर्क पड़ने वाला था। श्रेष्ठ शर्मा ने कहा, मैं सिर्फ रैंक 2 का स्ट्रीट फाइटर हूँ और ये सभी रैंक 4 के रिंग फाइटर है। इसका मतलब है कि उनमें से हर एक आदमी मुझ जैसे 10 स्ट्रीट फाइटर को मार सकता है। ये सुनकर अनुभव शर्मा की आंखें फटी की फटी रह गई और उनके साइड में ही धनराज और उसका बेटा खड़ा था। वो दोनों भी ये सुनकर डर से कांप गए, क्योंकि इस वक्त उन्हें भी डर लग रहा था कि तरह सारे लोगों को किंग कैसे संभालेगा। पर किंग के चेहरे पर तो गुस्सा ऐसे था पूछो ही मत। गुस्से की वजह से उसकी भौहें फड़क रही थी, क्योंकि उसने उसकी फैमिली और उसकी वाइफ के बारे में बोला था। फैमिली की बात पर तो वो चुप चुप भी लगा जाता, क्योंकि हर कोई ऐसी बिना सिर पैर की धमकी देता ही है। लेकिन जो गंदे वर्ड्स उसने किंग की क्वीन के लिए नहीं थी, उसे वो कैसे सहन कर सकता था। अभी उसके पास एक फाइटर ही वह चाहता कि तुम मिले। उसका हाथ पकड़कर इतनी स्ट्रेंथ के साथ मोड़ा कि वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा। उस आदमी से अभी वही दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उससे पहले ही किंग ने उसकी बैक पर एक जोरदार मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। वो आदमी वही पैरालाइज होकर गिर गया था। यह देखा सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि किंग ने ये सब कुछ एक सेकंड से भी कम समय में किया था। उन सभी ने अपने तेजधार खंजर निकाल दिए थे। आप उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आप उनके पास पीछे हटने का भी मौका नहीं था, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। सभी रिंग फाइटर का रूल था कि चाहे सामने वाला आदमी उन्हें मार ही क्यों न देने पर वो पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन उस टाइम किंग के सिर पर तो खून सवार था। उसने एक आदमी की तरह और फुर्ती दिखाई। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि शेर अपने शिकार पर झपट रहा हो। दूसरे आदमी ने अपने हाथ से खंजर पकड़ लिया था और वो पूरा तैयार था किंग के सीने में खंजर मारने के लिए। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन जैसे ही वो खंजर उसके सीने में टकराया, एकदम से टन की आवाज बहुत जोर से हुई। किसी को समझ नहीं आया कि ये आवाज किस चीज की थी। उन्होंने सोचा कि किंग ने अपने कपड़ों के नीचे कोई आर्मर पहना हुआ है और ये आवाज उसी की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो आवाज एक छोटे से लॉकेट की वजह से आई थी जो उसकी गली में लटक रहा था, जो उसकी शर्ट के अंदर था। उस पर लिखा हुआ था देव ऋषि आश्रम। लेकिन वो आदमी इतने में दोबारा खंजर मार पाता, उससे पहले ही उसकी दर्द भरी चीख निकल गई थी और उस आदमी को देखकर एक बार के लिए सभी डर गए थे, क्योंकि किंग ने उसके पैर पर किक मारी, जिसकी वजह से उसके घुटने की हड्डी इस तरह से टूटी थी वो हड्डी का टुकड़ा निकलकर बाहर आ गया था। और ऐसा ही हाल उसके उस हाथ का था जो किंग ने पकड़ा हुआ था। अनुभव शर्मा तो उसे देखकर कांप गया था, क्योंकि उसके एक भी आदमी की हालत ऐसी नहीं हुई थी जब वो अथर्व से लड़े थे। पर अभी किंग रुकने वाला नहीं था। उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था और वो सभी गिद्धों की तरह झुंड में शिकार करने के लिए तैयार थी और किंग उनके बीच किसी शेर से कम नहीं लग रहा था।
क्योंकि जिसको भी वो दबोच रहा था वो दोबारा उठ नहीं पा रहा था। किंग का ध्यान अपने चारों तरफ था। करिश्मा और उसके आदमी सभी हाथ बांधकर किंग को देख रहे थे क्योंकि उन्हें अपने किंग पर पूरा भरोसा था। वो तो वहां पर सिर्फ इसलिए आई थी ताकि कोई भी वहां से भाग ना पाए। वो भी अच्छे स्ट्रीट फाइटर थे। करिश्मा खुद रैंक 6 की स्ट्रीट फाइटर थी और उसके साथ के लोग भी रैंक 4 के स्ट्रीट फाइटर थे। लेकिन वो बिना किंग के ऑर्डर के कुछ भी नहीं कर सकते थे। किंग को ऐसे अटैक करते हुए देखकर उस सिगार वाले आदमी ने कहा, तू अभी बच्चा है। मैंने सोचा कि कुछ देर तुझे अपने आदमियों के साथ खेलने दो, लेकिन अब लगता है कि मुझे ही बीच में आना पड़ेगा। उसने अपना सूट उतारा। तभी किंग ने कहा, मुझे बड़ा घमंड है न अपनी ताकत पर, लेकिन आज सबके सामने तुम्हारे साथ मैं वो करूंगा, तेरे लिए मरने से भी बुरा होगा। उसने कहा, करिश्मा मुझे इस आदमी का एक हाथ चाहिए। इतना सुनते ही करिश्मा ने कहा, ओक बॉस, और वो उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। तभी उस आदमी ने अपने मुंह से सिगार भागते हुए गुस्से में कहा, इसका मतलब तो मुझे इस लायक समझता है कि इस छोटी सी कमजोर लड़की से मेरा मुकाबला करवा रहा है। ये लड़की मेरे बिस्तर में अच्छी लगेगी ना कि यहाँ सबके सामने। इस पर करिश्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं सोच रही थी कि प्रैक्टिस एक बार यही हो जाए, उसके बाद बिस्तर पर भी देखा जाएगा। ये सुनकर किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनुभव शर्मा ने कहा, ये लड़की पागल हो गई है क्या जो ऐसी बातें कर रही है, और वो इस आदमी के सामने क्यों जा रही है? ये तो दिखने में नैना से भी ज्यादा कमजोर है। श्रेष्ठ शर्मा ने कहा, पागल लड़के, मैं तुझे इसलिए ही यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि जिसको तू कमजोर कह रहा है वह किंग की स्टूडेंट है, और उसकी जितना पावरफुल देहरादून में कोई नहीं है। वो रैंक 6 की स्ट्रीट फाइटर है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर किंग उसके साथ क्या करने वाला है। तभी उसके साइड में खड़े धनराज ने कहा कि तुम अभी भी नहीं समझे, किंग उस आदमी को एक लड़की के हाथों से पिटवाना चाहता है, क्योंकि वो आदमी लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और उन्हें अपने पैरों की धूल समझ रहा है। यही वजह है कि आज उसके घमंड पर ऐसा अटैक होने वाला है जिसे वो सहन ही नहीं कर पाएगा। किंग अपने दुश्मनों को अंदर से भी थोड़ी न अच्छे से जानता है। एक तरफ किंग का रौद्र रूप देखा जा रहा था। वो आदमियों को ऐसे उछाल उछाल कर पटक रहा था जैसे कि वो किसी टेडी बियर को उछाल रहा हूं, और वो रैंक 4 के फाइटर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। किसी का हाथ टूट रहा था तो किसी का पैर, और किसी किसी की तो गर्दन की हड्डियां तक टूट रही थी। अब लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, ना चाहते हुए भी वो ऐसा कर रहे थे। रिंग फाइटर के रूल को तोड़ रहे थे, लेकिन इस रूल को तोड़कर वो सिर्फ फाइटिंग से बाहर होंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया तो उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर होगी, क्योंकि उन्होंने खूब जोर आजमा के देख लिया था। वो उसके सामने ऐसे थे जैसे कि शेर के सामने हिरणों का झुंड, और शेर जिस पर भी झपट रहा था उसका काम तमाम हो सकता था। किंग के एक्शन देखने लायक थे। ऐसे लग रहा था कि उसके आगे हॉलीवुड की फिल्में भी फ्लॉप है। एक तो वो हैंडसम ही इतना ज्यादा था कि पूछो मत, और ऊपर से वो उन लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह मसल रहा था। अनुपम शर्मा ने कहा कि एक आदमी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? ये तो अपने मुखों को ऐसे मार रहा है जैसे कि इससे डर ही ना हो किसी चोट का। वो देखो उसने क्या किया भला, आयन पोल में मुक्का मारने की क्या जरूरत थी? जैसे ही किंग का मुक्का पोल से टकराया वो पोल उसके दूसरी तरफ आदमी पर ही गिर गया और उसमें किंग का मुक्का छपा हुआ था। ये देखकर अनुभव शर्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, श्रेष्ठ भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि ये आदमी इंसान भी है। दूसरी तरफ करिश्मा भी उस आदमी के सामने पहुंच चुकी थी, और जैसे ही उस आदमी ने करिश्मा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, करिश्मा ने एकदम से उसकी एक उंगली को पकड़ा और बहुत ही तेजी के साथ मोड़कर तोड़ दिया। वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। उसका गुस्सा भी पड़ गया था। उसने अपने दर्द को कंट्रोल किया और कहा कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उस आदमी ने करिश्मा पर अपनों से मुक्का चलाया, लेकिन करिश्मा ने एकदम से उछालकर उसके उस हाथ के पूरे कंधे को ही अपने दोनों पैरों की गिरफ्त में ले लिया, और उसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने पैरों को जोर से उसके कंधे को डिसलोकेट कर दिया। वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा और उसने अपने हाथ से, जिसकी उन्हें टूट चुकी थी, एकदम से हथेली का वार करिश्मा के सीने में किया, जिसकी वजह से करिश्मा दूर जाकर गिरी। करिश्मा को कोई खास चोट नहीं आई थी। वो खड़ी हुई और फुर्ती से उसकी तरह दौड़ने लगी, और तेजी से अपनी किक उसने एक पैर के घुटने में मारी। ये देखकर वो आदमी बोला, बस इतनी जान है तुझमें, और उसने उसी लात से किक मारने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर उठा ही नहीं। उसे तो दर्द भी फील नहीं हो रहा था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका पैर उठ ही नहीं रहा था? करिश्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी नर्वस सिस्टम की नस को ही डैमेज कर दिया है। अब तुम चाहकर भी कभी अपने पैर को नहीं उठा पाओगे। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी भींची और करिश्मा की तरह अपने एक पैर से ही आगे बढ़ने लगा। करिश्मा भी फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ी और उसके पैरों के बीच में गैप से निकलकर उसके पीछे आ गई। उसे करिश्मा की स्पीड देखकर हैरानी हुई, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे पलट पाता, करिश्मा ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाई और उसके गर्दन की दोनों तरफ अपने दोनों हाथों के मुक्के को मारा। उसकी गर्दन से क्रैक की आवाज सुनाई दी। उसके बाद करिश्मा उस आदमी को छोड़कर किंग की तरफ बढ़ गई और उसने कहा, बोस काम हो गया, अब आपको इन बच्चे लोगों को भी हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए। किंग ने कहा, मैं तो अभी तक उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था।
अभी अनुभव शर्मा कहने वाला था कि ये लड़की शायद मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन किंग ने ऐसा कारनामा दिखाया कि उसका गला सूख गया और उसके साथ साथ सभी लोगों की आंखें बाहर निकलकर आने को तैयार हो गई कि उन्होंने एक एक आदमी को इतनी फुर्ती से मारा कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस वहां पर आदमियों को हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता था, जैसे कि वो कोई छोटे बच्चे को बहलाने के लिए आसमान की तरफ उछाल रहा हो। प्रोसेस तो ये भी सेम था, लेकिन जो वापस से नीचे आ रहे थे उसे किंग ने बिल्कुल भी नहीं पकड़ा और वो बड़े बुरी तरह से जमीन पर गिर रहे थे। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। किंग ने उन सभी आदमियों को कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से तोड़ दिया था। कुछ देर के लिए वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, क्योंकि जिस तरह से किंग थोड़ी देर पहले लड़ रहा था वो कंडीशन इसके बिल्कुल अपोजिट थी। अब सही में लग रहा था कि किंग उनके साथ मजाक कर रहा था। इस बार उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। उन सभी को मारने के लिए किंग उस आदमी की तरफ जाने लगा जो अपनी जगह से हिले भी नहीं पा रहा था और उसके मुंह से सांस लेना भी भारी हो रहा था, कि उन्हें वहां जाकर उसके साइड में बैठते हुए कहा कि तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। इतना कहते ही उसने एक और मुक्का उसकी गर्दन पर मारा और उसकी गर्दन पीछे की तरफ लटक गई। अब अनुभव शर्मा को समझाया कि क्यों श्रेष्ठ शर्मा उस दिन इतने ज्यादा डर गए थे। अनुभव शर्मा ने कहा, ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन तुम दादाजी के साथ टाइम पर आ गई, नहीं तो मेरा क्या हाल होता, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। किंग ने अपने आदमियों से कहा, इस जगह को बिल्कुल साफ कर दो। इतना कहकर किंग बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर श्रेष्ठ शर्मा और अनुभव पर पड़ी। उन्हें देखकर वो मुस्कुराता हुआ निकल गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी ऐसी बात थी कि उन दोनों की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एपिसोड 36 एक और बड़ा ट्विस्ट। किंग की क्वीन। किंग अपनी गाड़ी में बैठा, उसके साथ साथ उसके आदमी भी आ गए थे और उसने करिश्मा से कहा कि एज एम्पायर क्लब की तरफ चलो। वो सभी गाड़ियों वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद धनराज गिल ने कहा, देहरादून की किंग से टकराने चले थे, शायद ये लोग किंग का बैकग्राउंड चेक करना भूल गए थे। वहां पर उनका एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा था जो कि इस खबर को मरे हुए आदमियों के लोगों तक पहुंचा सके। अनुभव शर्मा भी अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था। श्रेष्ठ शर्मा ने उससे कहा कि और भी फिल्म देखनी बाकी है या इतना काफी है। उसने कहा, मैं घर जाना चाहता हूं, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता। तुमने देखा नहीं उन्होंने मुझे कैसे देखा था। वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल चुके थे। देहरादून से जवाब में श्रेष्ठ शर्मा ने कहा, अच्छी बात है, अब किंग की क्वीन से दूर रहना, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ साथ हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज तक उसके लेवल का भी किसी को पता नहीं चला है। और तुम्हें पता है, वो तो दूर की बात, उसके साथ जो लड़की थी उसे भी पूरे देहरादून में कोई फाइट में हरा नहीं सकता। लेकिन एक बात और है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो लड़की तुम्हें जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। तुम अग्रवाल फैमिली को उन निकम्मे लोगों से हम जज नहीं कर सकते। अग्रवाल फैमिली के हेड मिस्टर भार्गव अग्रवाल है। कहा जाता है कि अपने टाइम में वो भी काफी ज्यादा पावरफुल आदमी थे। लोग उनके नाम से डरते थे और तुम्हें यकीन नहीं होता तो अपने दादा से जाकर ये सब पूछ सकते हो। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपना बिजनेस अपने दोनों निकम्मे बेटों के हाथों में सौंप दिया और खुद कहीं और रहने लगे। इन बातों को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ अपनी पोती को भी रखा था। और 5 साल पहले ही वो अग्रवाल मैंसन में वापस आए थे, जो कि उन्होंने अपने दोनों बेवकूफ बेटों के लिए तैयार किया था। अग्रवाल फैमिली के पास भी एक प्रोटेक्टर है, और अगर वो लड़की वही हुई तो तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। अनुभव शर्मा ने कहा, अब आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी श्रेष्ठ ने कहा, अच्छा तो मुझे एक बात बताओगे। अनुपम शर्मा ने कहा, पूछो, तुम ही सोचो, जिस किंग के कदमों के बीच पूरी दुनिया है वो उस लड़की से क्यों शादी करता है। भला क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है? क्या खूबसूरती में मैडम करिश्मा कम थी और तुमने भी उसकी फाइट देखी थी ना? तो फिर वो नाजुक सी दिखने वाली लड़की नॉर्मल कैसे हो सकती है? और तुम्हें एक बात नहीं पता, किंग को कमजोर लोगों से सख्त नफरत है। तो फिर वो कमजोर नैना से कैसे शादी कर सकता है? ये बात सुनकर तो अनुभव शर्मा का दिमाग ही घूम गया। उसने कहा, भाई मुझे आपकी बातें नहीं सुनी, क्योंकि मैं जितने ध्यान से आपकी बातों को सुनता हूँ मुझे उतनी ज्यादा परेशानी होती है। अब आप बताओ भला, जिस लड़की को मैं इतने सालों से जानता था, अगर वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती तो मैंने उसके साथ जो किया था, क्या उसके लिए वो कभी मुझे छोड़ती? श्रेष्ठ शर्मा ने कहा, यही तो तुम बेवकूफी कर दी पागल लड़के, जब तुमने उसे धोखा दे ही दिया था तो क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे रिलेशन ही क्यों रखेगी और उसे तुमको मारने से क्या मिलने वाला था? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सारी बातें सच है, लेकिन ये बातें मुझे उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चली, और तब से ही मुझे उस लड़की पर शक है, और यही रीजन है कि मैंने तुम्हें उसके बारे में सारी बातें बताई। सभी के दो चेहरे होते हैं, जैसे कि तुमने किंग को ही देखा, क्या उसे देखकर तुम्हें लगता था कि वो ऐसा फाइटर निकलेगा? और उसे लड़की का भी यही हाल है, उसे देखकर नहीं लगता कि वो एक मच्छर को भी मार सकती है। उसकी आंखों में आंसू तो ऐसे आ जाते हैं जैसे कि वो कितनी कमजोर है। बस यही बातें मुझे उस पर शक करने के लिए मजबूर करती है। अनुभव शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो जब सिन्हा के लड़के ने उसके साथ बदतमीजी की थी तब उसने उसे छोड़कर दिया था, वह भी उसकी हेल्प किंग ने ही की थी। मिस्टर श्रेष्ठ शर्मा ने कहा, मुझे पता था तुम ये बात जरूर बोलोगे, लेकिन तुम्हें शायद एक बात नहीं पता।
अनुभव शर्मा ने कहा, क्या नहीं पता। जैसे किंग अपनी वाइफ की इंसल्ट को सहन नहीं कर पाया था, ऐसा ही अभिमन्यु सिन्हा ने किया। उन्होंने भी कॉल करके किंग को उल्टा सीधा सुनाया, जो कि नैना ने साफ साफ सुना था। उसके बाद पता नहीं उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आज भी अपने होश में नहीं है। वो बस एक ही बात दोहराता है कि वो मुझे मार डालेगी। मैं खुद भी उसे जाकर मिला था। अब तुम ही बताओ, जिसको किंग ने मारा था तो वह किसी लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है कि वो मुझे मार डालेगी। और तुम्हें भरोसा नहीं है तो आज भी मैं उसे दिखाने के लिए ले चलूंगा, लेकिन आज रात बहुत हो चुकी है। आज हम यही देहरादून में रुककर आराम करते हैं और कल मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। अनुभव शर्मा का पूरा दिमाग घूम चुका था। वो भी अब नैना के बारे में ही सोच रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उन्हें लोगों के अलावा एक दूसरा वर्ल्ड भी है जिसमें लोग बड़े से बड़े फाइटर है। और ये फाइटर भी उन लोगों के बीच ऐसे रहते हैं जैसे कि कितने इनोसेंट लोग हैं। उसका तो दुनिया पर से भरोसा ही उठ गया था। अब तो वो इतना ज्यादा डर चुका था कि शायद ही किसी ऑटो ड्राइवर को भी धमकी दे पाए। वो वहीं के एक महंगे होटल में रुक गए थे। वही किंग भी अपने फाइट क्लब में पहुंच गया था। वो फाइट क्लब भी डेंजर हिल फाइट क्लब की तरह देश का बड़ा फाइट क्लब था। आधे से ज्यादा लोग उसमें ही थे जिन्होंने उसको अपने कंट्रोल में किया था। काफी सारी गाड़ियां उस क्लब के अंदर पहुंच गए और उन्हें में से काफी सारे आदमी निकले। किंग ने उतरकर कहा कि करिश्मा, मुझे ये जगह बिल्कुल साफ सही है और मुझे यहाँ पर कोई भी उनका आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना सुनते ही करिश्मा उन लोगों के साथ क्लब के अंदर जाने लगी। तभी हम तौर पर दो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन करिश्मा ने एक ही बार में उन दोनों के एक एक हाथ को अपने नाजुक से हाथों से पकड़कर मरोड़ दिया। वो दोनों दर्द से चिल्ला उठे। कोई भी ये दृश्य देखता तो उन्हें लगता कि ये कोई प्रैंक वीडियो शूट हो रही है। भला एक लड़की जिसके पतले पतले हाथ है, वो ऐसे मोटे मोटे बाइसेप्स वाले लड़कों के हाथ ऐसे कैसे मरोड़ सकती है। करिश्मा ने उन दोनों को इतनी फुर्ती से पटक दी कि उसके साथ के आदमी भी करिश्मा को देखकर डर गए थे। और जैसे ही वो जमीन पर नीचे गिरे, करिश्मा ने अपनी सैंडल की हाई हील्स पहने ही उनके गले पर किक मारी थी, जिसकी वजह से उन दोनों की सांसें रुक गई थी और वो सभी अंदर चले गए। कुछ ही देर में वहां के सभी फाइटर मारे जा चुके थे, उसमें से एक भी नहीं बचा था। सभी को ठिकाने लगा दिया गया था और क्लब को पहले की तरह चमका दिया गया था। इस काम को करने में 15 मिनट से भी कम टाइम लगा था, क्योंकि करिश्मा को पता था कि ये टाइम भी किंग के लिए बहुत ज्यादा था। किंग ने 3 मिनट में ही इतने सारे लोगों को धूल चटा दी थी और उन्हें पूरे 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि किंग का एक अटैक भी कोई टॉलरेट नहीं कर पाया था। कुछ ही देर में करिश्मा ने कहा कि किंग, ऑर्डर इज कंप्लीट। ये सुनकर किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि तुम्हारी स्पीड पहले से अच्छी हो गई है और टेक्निक पर भी तुमने अच्छा काम किया है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगी। करिश्मा ने कहा, किंग, आपकी वजह से मैं इस वक्त भी काफी अच्छी पोजीशन पर हूँ। किंग ने कहा, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों को अभी तुमने मारा था वो उनके सामने सिटी के बराबर भी नहीं है। आगे चलकर तो मैं इन सब के बारे में भी धीरे पता चल ही जाएगा। करिश्मा सोच रही थी कि किंग भी मेरे ही बराबर है, फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें पूरी दुनिया का ज्ञान है और मैं अभी तक भी सिर्फ देहरादून तक सीमित रह गई हूँ। उसके चेहरे को देखकर किंग मुस्कुराने लगा और उसने कहा, तो मैं इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रहते हुए भी उन लोगों को देखोगी, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। आज की घटना इस बात का सबूत थी कि लोग अपने साम्राज्य को फैलाने में लग गए हैं। अब इस खेल में मजा आएगा। अब तो मैं भी अपनी प्रैक्टिस पर और ज्यादा ध्यान देना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ के मेरे सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स कैसे चल रहे हैं? किंग, इस मैटर में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मैं आपसे ये सभी बातें डिस्कस करना चाहती थी। हमारी मुंबई वाली ब्रांच से सी फूड सप्लाई होता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लोग हमारे बड़े बड़े सी फूड कंटेनर्स को रास्ते में ही लूट लेते हैं। किंग, अब आप ही बताइए, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? मैंने उस सप्लाई के साथ अपने आदमी भी रखे थे, लेकिन वो सभी घायल होकर आए थे। अब मुझे समझ आ रहा है कि जैसा आपने कहा था कि लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इस हद तक भी उतर आए हैं कि हम खुद उनके शहर में जाकर उनसे हिसाब किताब करें। कैग ने कहा, ये बहुत छोटी बात है, ऐसे में अपने आप सलमान लूंगा और कोई परेशानी है तो तुम मुझे कल बताना। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिस पर तुम्हारी सभी परेशानियां लिखी हो। और आयरलैंड का क्या हुआ जो हमने खरीदा था? करिश्मा ने कहा, सर अभी आप आराम कीजिए और कल तक मैं आपको सारी बातें डिटेल में बता दूंगी। आप जब तक आराम कर सकते हो। वो आराम करने के लिए वहीं अपने क्लब में रोका गया था। वहां भी उसका एक आलीशान प्राइवेट रूम था जिसमें किसी की भी एंट्री नहीं थी, बस करिश्मा ही उसे डिस्टर्ब कर सकती थी। वही जिया ने सबसे पहले नैना से पूछा कि तेरे पास इतना बड़ा मैंसन आया कहां से? इसकी कीमत तो अरबों में होगी, देख तो सही, इसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और मेरा तो आज स्विमिंग पूल में भी स्विमिंग करूंगी। यार, यहाँ करता ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। जिया ने कहा है, यार तूने बताया नहीं कि तेरी लाइफ इतनी कैसे बदल गई, और इस मेंशन के बारे में भी मुझे सब कुछ जानना है। तुमने मुझसे कहा कि मैं अथर्व के बारे में कोई बात नहीं कर सकती।
नैना ने कहा कि मुझे सिंघानिया ग्रुप में एड मैनेजर की पोस्ट मिल गई और उन्होंने इतना बड़ा मेंशन मुझे रहने के लिए दिया था और पता है अच्छा रहा उन्होंने गार्ड ने तुम्हारी गाड़ी बाहर ही रोक ली, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ सकती थी क्योंकि कोई भी आदमी इस मेंशन में बिना परमिशन के नहीं आ सकता और सबसे पहले उसकी पूरी डिटेल सिस्टम में डाली जाती है और अप्रूवल मिलने के बाद ही वो आदमी यहाँ पर आ सकता है। इसलिए तो मैं यहाँ तक आने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। और तुझे पता है अथर्व पहले से ही उस कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन पता नहीं उसने घर में आज तक कोई भी खर्चा क्यों नहीं दिया, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। ये सुनकर तो जिया को दूसरा झटका लगा था क्योंकि जिस आदमी को वो बेरोजगार निकम्मा गरीब और उसे पता नहीं क्या क्या कहती थी वो इतनी बड़ी कंपनी में पहले से ही एक सीनियर पोस्ट पर था। ये जानकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई थी, उसने नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी हो सकता है। जिया ने कहा यार ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारे लाइफ सेट है और इस कमी के अलावा तुम्हारे हस्बैंड में कोई कमी नहीं थी और आज तुमने ये बात बताकर उसकी उस कमी को भी पूरा कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल बर्फ है। तो मुझे हमेशा यही चिंता रहती थी कि वो आदमी जो खुद तुम्हारी सैलरी पर जीता है उसके साथ तुम कैसे खुश रह पाऊंगी, लेकिन अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। और अब तुम ऐसे कितने ही लव बाइट अपनी नाक पर डलवा सकती हो। और मैं तो कहती हूँ नया पर ही क्यों, बहुत सारी जगह है जहां पर तो लव बाइट के निशान डलवा सकते हो। तुम मेरा मतलब समझ रही है। ये सुनकर नैना शर्म से लाल हो गई। उसने कहा पागल लड़की तो कुछ भी सोचती रहती है। उन्होंने उस दिन काफी मस्ती की और स्विमिंग पूल में भी काफी टाइम स्पेंड किया और फिर थक हार कर उन्होंने शाम को डिनर किया और सो गए। सुबह का वक्त था। एक आदमी जिसने ब्लैक कलर की है अपने सिर पर पहनी हुई थी वो अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था कि मेरे सारे आदमी आखिर गए कहाँ। उन्होंने तो पूरे देहरादून पर कब्जा कर लिया था, वहां पर 2 ही बड़े फाइट क्लब थे और 2 दिन पहले ही उनसे बात हुई थी कि वो दोनों बड़े क्लब्स पर अपना कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद से अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है और मैं भी रात से ही उन्हें फोन लगा रहा हूं लेकिन किसी का फोन ही कनेक्ट नहीं हो रहा। एपिसोड 37 नैना की टेक्निक। सुबह का वक्त था। जिया ने कहा यार मैं तो आज कहीं नहीं जा रही क्योंकि वैसे भी मुझे जॉब से निकालने का नोटिस मिल चुका है। तुम जाओ शाम को मिलते हैं। नैना रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई थी और उसे ब्रेकफास्ट में रेडी पर दिया है तो आराम से घर पर ही रहना। अभी नैना रेड लाइट पर रुकी हुई थी कि तभी कुछ गाड़ियां अगर उसके साइड में और पीछे लग गई। उन्हें देखकर नैना बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ग्रीन लाइट होते ही वो गाड़ी को स्पीड में लेकर निकली। उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि वह गाड़ी भी हड़बड़ी में चला रही है और वो काफी ज्यादा डर गई है। नैना को जहां पर रास्ता खुला दिखाई दे रहा था वो गाड़ी उसी तरफ मोड़ रही थी। ये देखकर उन आदमियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि हड़बड़ी में ये इतने ज्यादा गलत डिसीजन रही है, क्या इसे नहीं पता कि ये रास्ता किस तरफ जाता है। एक आदमी ने कहा सही तो है, इसने हमारी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। वो एक सुनसान रास्ते पर आ गई थी और अभी भी नैना की गाड़ी रुकी नहीं थी। तभी वो रास्ता एक नहर के सामने जाकर खत्म हो जाता है। वहां पर थोड़ी खुली जगह थी इसलिए उसने जल्दी से गाड़ी मोड़ी। इतनी देर में वो 4-5 गाड़ियां वहां पर आ चुकी थी और हर तरफ से नैना की गाड़ी को घेर लिया था। ये देखकर नैना बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो गाड़ी से उतरे और गाड़ी में साइड में एक बेसबॉल का डंडा रखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उन गाड़ियों से 25-30 लोग उतर चुके थे। तभी एक मोटा सा आदमी चलकर आया, उसके हाथ पर प्लास्टर बना हुआ था और उसके चेहरे पर भी ऐसे निशान थे जैसे कि उसे कितना ज्यादा मारा गया है। उस आदमी ने आकर कहा तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। दूसरी तरफ किंग अभी सोकर उठा था। सबसे पहले उसने नैना को कॉल की पर उसका फोन नहीं लगा। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, पता नहीं उसे इतना अजीब फील क्यों लग रहा था। उसे नैना की बहुत याद आ रही थी। उसने नैना का फोन दोबारा ट्राई किया तो फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। किंग ने जल्दी से राजवीर को कॉल करके पूछा क्या नैना ऑफिस आ गई। राजवीर ने कहा नहीं बॉस अभी तक नहीं आई है और मैंने मेंशन में भी पता किया था, वहां पर मुझे पता चला कि नैना मैडम टाइम पर वहां से निकल गई थी लेकिन अभी तक वो ऑफिस नहीं पहुंची है। बॉस शायद वो अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड के घर गई हो। ये सुनकर किंग ने कहा उसके लिए सबसे पहले ऑफिस का काम है, बाद में ही वो कोई दूसरा काम करती है। तुम उसे जल्द से जल्द ढूंढो, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है और तुम तो जानते ही हो कि उसके पीछे कोई ना कोई रहता ही है। तभी राजवीर ने कहा बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उनकी गाड़ी को ट्रेस करवाता हूँ। ये बात किंग के भी दिमाग में आ गई। उसने भी जल्दी से वही अपने एक टेक्नीशियन से गाड़ी को ट्रेस करने के लिए कहा। उसने थोड़ी देर में ही कार की लोकेशन निकाली थी और वो लोकेशन किसी अनजान सी जगह पर थी जहां से नहर निकल रही थी। ये देखकर किंग का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके हाथ में कॉफी का मग था। उसने गुस्से में कॉफी का मग फर्श पर फेंक कर मारा। किंग ने किसी को फोन किया हुआ उससे कहा कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। उसने उस आदमी के पास नैना की लोकेशन भेज दी। वहीं वो आदमी नैना की तरफ बढ़ने लगे तो नैना हड़बड़ी में उस बेसबॉल के डंडे से डराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन आदमियों को ये देखकर हंसी आ रही थी। वो मोटा सा आदमी कह रहा था कि ये जगह भी अच्छी है, इसके साथ ऐसा कुछ करो जो ही हमेशा याद रखें। तभी एक आदमी नैना की तरफ झपटा।
नैना ने भी हड़बड़ी में उसके सिर पर बेसबॉल का डंडा मार दिया। वो आदमी वहीं गिर गया, उसके सिर से खून बहने लगा था। ये देखता सभी लोग डर गए। उन्होंने कहा, तू पागल हो गई है क्या? मुझे तो लगता है तुमने इसे मार दिया है। वो डर से बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता ये बैट इसे कैसे लगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? तभी वो मोटा सा आदमी बोला, तुम कह रही हो कि तुमने क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है, मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। तुमने उस घोटाले का पर्दाफाश करके मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मुझे गधे पर बैठाकर पूरे मार्केट में बिना कपड़ों के घुमाया गया था। नैना को समझते देर नहीं लगी कि वह आदमी कौन है और किस बारे में बात कर रहा है। नैना ने हड़बड़ाते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम नहीं जानते, मैंने तो वह डॉक्यूमेंट अभी तक तैयार भी नहीं की थी, उससे पहले ही तुम कहीं गायब हो गए थे। उस मोटे आदमी ने कहा, ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत करो, मुझे पता है इसमें तुम्हारा ही हाथ था, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता था मेरे साथ ऐसा। और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें नहीं पता, मैं कल ही जेल से छूटा था और मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और देखो, आज तो मुझे मिल भी गई और आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसने अपने आदमियों से कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, एक साथ इस पर अटैक करो। तुम्हारे बाद में उस असिस्टेंट को भी खत्म कर दूंगा जो तुम्हारे साथ लगा रहा था। मुझे पता है वो भी कुछ ज्यादा ही शातिर है, मुझे उस कंपनी से निकलवाने में उसका भी हाथ होगा। इतने सारे आदमियों को अपने पास आता हुआ देख डर की वजह से उसके हाथ से बेसबॉल का बैट भी छूट गया था। उसने कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और उसको चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही एक आदमी नैना के हाथ को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा, एकदम से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आई हो या मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ? इतनी खतरनाक आवाज सुनकर जो आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था उसके हाथ हवा में ही रुक गए। तभी वो आवाज दोबारा से सुनाई दी, तुम लोगों को इस गलती का पछतावा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। उस लीडर ने कहा, तुम इन आदमियों को डराने की कोशिश कर रही हो क्या? तुम इनको बच्चा समझ रही हो जो तुम्हारी ऐसी वार्निंग से ये डर जाएंगे? ये सुनकर सभी आदमी हंसने लगे। नैना अपने ही आप से कह रही थी, कंट्रोल नैना, अभी तुम भी झूम दिनों में नहीं पड़ना है। तभी वो आदमी नैना की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। नैना पीछे हटने लगी। उसको पीछे हटते देख उन सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। वो धीरे धीरे नैना की तरफ बढ़ने लगे। उसमें से एक ने कहा, तुमने हमारे आदमी को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी चीख का हिसाब हम तुम्हारी चीख से लेंगे। नैना नहर के किनारे आ गई थी। नैना ने कहा, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं नहर में कूद जाऊंगी। नैना की ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अभी तो तुम हमें वार्निंग दे रही थी, अब तुम इतनी जल्दी नहर में भी कूदने को तैयार हो गई। हाँ, अगर तुम इस नहर में कूद गई तो हमें पछतावा होगा, क्योंकि हम इतनी ब्यूटीफुल लड़की को ऐसे खोना नहीं चाहते। और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नैना का कंट्रोल अपने ऊपर से छूट रहा था। उसने कंट्रोल करते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? उस मोटे से आदमी ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमें तुमसे क्या चाहिए। और तुम्हारे बाद तुम्हारे असिस्टेंट को भी ठिकाने लगाना है। तुम जैसे छोटे और घटिया लोगों के हाथ में थोड़ी सी पावर क्या आ जाती है? तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। देख क्या रहे हो, ये नहीं कूदने वाली, इस पर अपना समय बर्बाद मत करो। और पकड़कर इसे मेरे पास लेकर आओ। दो आदमी ने उसे जाकर पकड़ लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस वक्त वो किस मुसीबत में है। वो नैना को पकड़कर ले जाने लगे। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर वो लोग खुश हो रहे थे। जैसे ही वो लोग उसे उस मोटे आदमी के सामने लेकर गए, नैना ने अपना सिर झुका लिया था। जैसे ही वो मोटा आदमी उसके गाल को छूने को हुआ, तभी नैना ने कहा, तेरी औकात नहीं है मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ कहने की। उसने अपना सिर उठाया तो वो आदमी नैना की लाल आंखों को देखकर कांप गया था। उसकी आवाज में एक अलग ही ऑरा था। दो आदमियों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। उनसे झटके से अपनी कलाई घुमाए और एकदम से उन दोनों को एक एक हाथ पकड़ लिए और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ उन दोनों के हाथ घुमा दी है, जिससे वे घूमकर सीधा नीचे गिर पड़े। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके साथ ये क्या हुआ। अभी वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही नैना ने अपनी दो उंगलियों से उन दोनों आदमियों के दोनों कंधे और सीने पर कुछ जगहों पर अटैक किए और पेट के निचले भाग पर भी अटैक किया। कुछ आदमी उसको ऐसे अटैक करते हुए देख हंसने लगे थे। उन आदमियों को भी कोई दर्द फील नहीं हुआ था। वो भी सोच रहे थे कि ये क्या कर रही है। ऐसे ही उसने उन सभी के साथ किया, लेकिन वो खड़े हुए थे और अचानक एकदम से गिरने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ और जो बॉस था उसके साथ तो कुछ ज्यादा ही बुरा किया। नैना ने उसके सीधे सिर में अटैक किया था। वो कुछ ही सेकंड में पागल हो गया था, जिससे उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया हूँ। वो पागलों की तरह हरकत करने लगा और जो आदमी जमीन पर गिर गए थे उनके हाथ पैर काम नहीं कर रही थी। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे थे। उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। नैना ने उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाकर उन्हें पैरालाइज कर दिया था। नैना ने इस टेक्निक में महारत हासिल की हुई थी। उन्हें तो इस बात से डर लग रहा था कि ऐसी जगह पर उन्हें उठाने के लिए कौन आएगा। नैना ने कहा, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल लेते, मैं कुछ नहीं कहती है, लेकिन तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोलकर गलती कर दी। और क्या कह रहे थे, तुम ही मेरे बाद उसे ठिकाने लगाओगे।
जो भी उससे टकराने की कोशिश करेगा उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड इनोसेंट हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। वो लीडर तो इतना पागल हो गया था कि वहां पर पड़े बेसबॉल के बैट से कभी अपने आप को ही पीटता तो कभी अपने लोगों को पीटता। जो लोग वहां पर पैरालाइज हुए पड़े थे, वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकते थे। नैना वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसे वहां पर बहुत सारी गाड़ियां काफी स्पीड में आती हुई दिखाई दी। उसे समझ में नहीं आया कि अब कौन आ गया। तभी वो गाड़ियां वहां पर आकर रुक गई थी। उनमें से आगे वाली गाड़ी से अधिक हैंडसम लड़का निकला और दौड़ता हुआ उस तरफ आया। उसने कहा, मिस नैना, आप ठीक तो है? नैना उस आदमी को देखकर हैरान रह गई थी। उसे भला कौन नहीं जानता था। वो लड़का अनिरुद्ध बिरला था। वो एक बिजनेस टायकून था। नैना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कितना ज्यादा डरी हुई है। उस आदमी ने नैना के पास आते हुए कहा, मिस रैना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसे देखकर नैना ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर, आप यहाँ पर, लेकिन हम तो कभी मिले ही नहीं, फिर आप मुझे कैसे जानते हैं? मिस्टर अनिरुद्ध बिरला ने कहा कि मेरा एक दोस्त था जो इस समय किसी काम से देहरादून गया हुआ है। बस उसी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मेरी वाइफ का ध्यान रखना। तभी अनिरुद्ध की नजर वहां पर पड़े कुछ लोगों पर गई, लेकिन उसने देखा कि एक मोटा सा आदमी बेसबॉल के डंडे से उनकी पिटाई कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। उसने नैना से कहा, मिस नैना, सॉरी भाभी, क्या आप मुझे बता सकती है कि ये लोग कौन है? नैना ने कहा, ये मोटा सा आदमी शायद सिंघानिया ग्रुप में काम करता था। पता नहीं जेल जाने के बाद इसका दिमाग अपने सेंटर में नहीं है। पहले इन्होंने मेरा पीछा किया और यहाँ आकर जब ये सभी कार से उतरे तो ये अपने ही आदमियों को मारने लगा। उसने अपने आदमियों को मार मार कर बुरा हाल कर दिया है, आप देख ही सकते हैं। मिस्टर बिरला ने कहा, हो तो मैं देख ही रहा हूँ, ये तो सच में पागल हो गया है। अब मैं ही इसे क्या सजा दूं? चलो भाभी, यहाँ से चलते हैं। वो इतने बड़े आदमी से अपने आप को भाभी कहते सुन हैरान रह गई थी। मिस्टर बिरला ने अपने आप से ही कहा कि वह से किंग ने अपने लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तलाश की है। मिस्टर बिरला ने चलते हुए कहा, भाभी, आपकी कोई छोटी बहन है? नैना ने उसे ऐसे देखा जैसे कि वो जानना चाहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। अनिरुद्ध ने कहा, भाभी, आप गलत मत समझना, आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है तो आपकी कोई बहन होगी तो वो भी आपकी तरह ही ब्यूटीफुल होगी ना। नाना ने कहा, मेरी छोटी बहन तो है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, लेकिन उसकी अभी तक कॉलेज लाइफ ही चल रही है। एपिसोड 38, मिस्टर बिरला और जिया की कैट डॉग फाइट। मिस नैना की बात सुनकर अनिरुद्ध बिरला ने कहा, भाभी, आज का टाइम बदल चुका था और 2-4 साल छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर नैना की आंखें बड़ी हो गई। नैना ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, वो अभी बच्ची है। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो ज्यादा ही सीरियस हो गई। और हाँ, मुझे आपको बताना था कि आज आपको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको व आपके मेंशन छोड़ देता हूँ। कल से आप कंटिन्यू ऑफिस आ सकती है। अथर्व ने ऑफिस में बात कर ली है। नैना को काफी अच्छा लगा कि उसका हस्बैंड उससे दूर होते हुए भी उसकी इतनी केयर कर रहा है। कुछ ही देर में वो वापस मेंशन में पहुंच चुके थे, लेकिन नैना की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई जब मिस्टर बिरला की कार को किसी ने नहीं रोका और वो चारों कारें सीधा मेंशन के सामने आकर रुकी। वो सोच रही थी, क्या ये पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि इन्हें सिक्योरिटी प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ा। नैना ने कार से उतरते हुए कहा कि क्या आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? लेकिन अनिरुद्ध बिरला ने कहा, भाभी, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, अगर ब्रेकफास्ट में कुछ हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये सुनकर नैना ने कहा, आ जाएगी, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दूंगी। नैना के आई स्कैनर से मेंशन का मेन डोर खुल चुका था। मिस्टर बिरला भी नैना के साथ मेंशन में जा चुके थे। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई एक ब्यूटीफुल लड़की पर पड़ी। उसने कहा, भाभी, आप तो कह रही थी कि आपकी बहन काफी छोटी है, लेकिन ये तो मुझे अपने बराबर की ही लग रही है। नैना ने कहा, वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है और उससे दूर रहना। वो थोड़े गर्म मिजाज की लड़की है, अगर उसने कुछ कह दिया तो फिर मुझसे मत कहना। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उसका मिजाज भी कुछ ऐसा ही था। लड़की या उससे कोसों दूर रहती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके पास भी भटक जाए। जैसे ही जिया की नजर नैना और उसके साथ आते हुए एक हैंडसम आदमी पर पड़ी तो उसकी बोए तन गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। नैना किसी अनजान आदमी के साथ कैसे हो सकती है। वो कंफ्यूजन होते हुए नैना को देखने लगी। तभी नैना ने कहा कि इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे जीजू के फ्रेंड है। ये सुनकर जिया के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने कहा कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, इतना ही बहुत है। अब तू मुझसे इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तभी उस आदमी ने कहा, हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो? ये सुनकर जिया ने कहा, ब्यूटीफुल माय फुट, और मुझसे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उसे हैरानी तो जिया के एक्सप्रेशन देखकर हुई थी। वो दिखने में काफी हैंडसम था, लेकिन जिया ने उस पर एक नजर तक ठीक से नहीं डाली। आज पहली बार उसे ऐसी 2 लड़कियां मिली थी जिन्होंने उसे इग्नोर किया था। नैना का तो उसे समझ में आता था, क्योंकि अथर्व उससे ज्यादा हैंडसम था। लेकिन उसे हैरानी तो जिया की इस बात से हुई थी कि उसने अथर्व के बारे में कहा था कि मैंने उसे ही एक्सेप्ट कर लिया है, वही बहुत है। इसका मतलब ये लड़की अथर्व को भी पसंद नहीं करती है, तो फिर मैं कौन से खेत की मूली हूँ। इसके साथ मजा आएगा। फाइनली मुझे भी ऐसी लड़की मिल ही गई जिसकी मुझे इतने सालों से तलाश थी।
मिस्टर बिरला वही जिया की साइड वाली चेयर पर बैठ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, भाभी आज कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाना, काफी दिन हो गए घर का खाना खाए। जिया ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, जाना पहचाना, मैं तेरा मेहमान, बड़ा अजीब आदमी है। मिस्टर बिरला ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे कुछ कह रही थी? कि जिया ने कहा, जी नहीं, आपके शायद कान बज रहे थे। इतना कहकर जिया अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उसकी प्लेट में आलू का पराठा था। तभी अनिरुद्ध ने कहा, कोई गेस्ट घर पर आए तो उसे भी रेस्पेक्ट से ब्रेकफास्ट के लिए पूछ लेना चाहिए। इतना सुनते ही जिया ने उसे घूरते हुए कहा, शक्ल देखी है अपनी आईने में? ऐसा कोई लड़का इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जिससे जिया ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ सके। और लड़के तो रहते ही बेवकूफ है। जब मुझे तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है तो भला मैं क्यों तुमसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछूं? और जैसे तुम उस सुकोल्ड जीजू के फ्रेंड हो, ऐसे ही मैं भी नैना की फ्रेंड हूं, तो इस हिसाब से मैं भी गेस्ट हुई, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ पूछना चाहिए। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसे इस लड़की को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये कितनी ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट लड़की है, जिसके पास खुद के एक्सक्यूज ऐसे हैं कि उसके पास भी उनका कोई जवाब नहीं था। अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, भाभी जल्दी से ब्रेकफास्ट ले जाओ, नहीं तो आपकी फ्रेंड अपनी कड़वी बातों से ही मेरा पेट भर देगी। ये कहकर वो एकदम चुप हो गया और जिया उसे घूर घूर कर देख रही थी। कुछ देर में नैना अनिरुद्ध के लिए भी ब्रेकफास्ट ले आई। तभी उसका फोन बजने लगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम ठीक तो हो? नैना ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक्स इतनी केयर करने के लिए। तभी अथर्व ने कहा, इसमें थैंक्स की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो भूख कर चला गया यहाँ से, या अभी भी ब्रेकफास्ट करने में लगा हुआ है। नैना ने कहा, तुमको कैसे पता कि वो ब्रेकफास्ट कर रहा है? अथर्व ने कहा कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो भूख कर घर से कुछ खाए बिना जा ही नहीं सकता, और उसका बोलना तो बंद ही नहीं हो सकता। अगर तुमने उसे डांट भी दिया तो भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तभी नैना ने कहा, ये तो मुझे पता चल गया है, क्योंकि जिया ने अब तक उसे काफी बार डांट दिया है, फिर भी वो बेशर्मा की तरह मुस्कुरा रहा है। अथर्व ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी लड़की उसके करीब नहीं आ सकती। तो उसे सुनाने की तो बात ही छोड़ दो, तुमसे तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम उसकी भाभी लगती हो, लेकिन अपने फैमिली फ्रेंड्स के अलावा वो सभी लड़कियों से नफरत करता है। और तुम कह रही हो कि जिया उसे सुनाई जा रही है, ये इम्पॉसिबल है। एक बार एक लड़की ने उसके साथ बकवास कर दी थी, उसने वही सबके सामने उस लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। ये सुनकर नैना भी हैरान हो गई थी। उसने कहा, लेकिन यहाँ तो ये दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे हैं। अथर्व ने कहा, मर गए? नैना ने कहा, क्या हुआ? अथर्व ने कहा, उसे जिया से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। ये सुनकर नैना भी हैरान हो गई थी। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो थोड़ी दूर बैठी हुई थी, इसलिए उन दोनों में से कोई भी उसकी बातें नहीं सुन पा रहा था। अथर्व ने कहा, जिया ऐसी पहली लड़की है जिससे वो बात कर रहा है। अब तुम ही सोचो कि क्या ऐसा लड़का जो लड़कियों से नफरत करता हूँ, वो कभी भी किसी अनजान से ऐसे बात कर सकता है? नैना ने कहा, तुम्हें पता है ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों ही एक दूसरे को काफी कुछ सुना रहे हैं। अब तुम ही बताओ ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? अथर्व ने कहा, देखना अब उसके बहाने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी एक टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि अब तुम्हें एक आदमी का खाना और बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही देर में वो बहाना मारेगा कि अभी उसके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, क्या वह यहाँ पर रुक सकता है? अब वो जिया को नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर नैना की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, भला ये क्या जबरदस्ती हुई? अथर्व, उसने कहा, वो बचपन से ही ऐसा है, जो चीजों से पसंद आ जाती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, वो उसे पाकर ही रहता है। मुझे तो खुशी है कि अब बिरला अंकल की परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा शादी के नाम से नफरत करता था। तुम छोड़ो इनकी बातें, जिनकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। और बताओ, आज तुम किसी परेशानी में फंस गई थी? नैना ने उसे सारी बात एक्सप्लेन कर दी। अथर्व भी उसकी बात से कन्विंस हो गया था। उसके बाद अथर्व ने ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी कि मुझे अभी कुछ जरूरी काम है और हो सकता है कल तक मैं वापस भी आ जाऊं। उसके बाद मिस्टर बिरला ने ब्रेकफास्ट किया और नैना भी उन दोनों के पास जाकर बैठ गई। जिया ने उसकी शिकायतें करना शुरू कर दी। तभी मिस्टर बिरला ने कहा, भाभी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। उसने कहा, बताओ क्या भाभी, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकता हूँ? ये सुनकर नैना की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा जैसा अभी अथर्व ने बताया था। नैना ने कहा, इसके लिए मुझे अथर्व से पूछना पड़ेगा। तभी जिया चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, और क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है जो किसी के भी घर में बिन बुलाए आ जाते हो और फिर वहां पर कुछ दिन रहने की भी जिद करते हो? तभी अनिरुद्ध ने कहा कि मेरे घर में अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है और इस वजह से वहां पर अभी कुछ दिन तक नहीं रह सकता। मैंने आपको बताया तो था कि मैं काफी दिनों से बाहर का खाना खा रहा हूँ। नैना ने कहा, अगर अथर्व तुम्हें कोई परमिशन दे दे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी जिया ने अथर्व को फोन करके कहा, जीजू ये आपका फ्रेंड मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, और अब तो ये हमारे साथ ही रहने की जिद कर रहा है। आप इसे बोलो कि ये यहाँ पर नहीं रह सकता। अथर्व और नैना दोनों की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने अथर्व को जीजू कहा था। अथर्व ने भी कहा, मैं ये डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। ये सुनकर जिया के चेहरे पर चमक आ गई और उसने कहा, थैंक यू जीजू। अथर्व ने कहा, अगर एक बार और तुमने मुझसे जीजू कहा तुम मुझे तो अटैक ही आ जाएगा।
क्या ये तुमने मुझसे बदला लेने के लिए कोई नया तरीका निकाला है? तभी जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जीजू, बस मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, इतनी सी बात है। ये सुनकर अथर्व ने कहा कि मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे इस लायक समझा। ठीक है जीजू, आप काम कीजिए, इससे मैं देखती हूँ। फोन रखते ही उसने मिस्टर बिरला से कहा, अभी मेरे घर से इसी वक्त निकलो। वो अपना इनोसेंट सा फेस बनाकर नैना की तरफ देखने लगा है। नैना ने कहा, अब तुम ही बताओ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने अभी सुना था ना कि अथर्व ने उसको पूरी परमिशन दे दी है। मिस्टर बिरला ने कहा, भाभी मैं अब एक भी शब्द रक्षा नहीं बोलूंगा, बस मुझे यहाँ पर रहने की परमिशन दे दीजिए। और इस वजह से मुझे कुछ वक्त के लिए घर का खाना खाने को मिल जाएगा। आप नहीं जानती कि होटल्स का खाना खा खाकर मैं बहुत ज्यादा पक गया हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मुझे पनिश किया जा रहा हो। नैना ने कहा, अब तो ये सब जिया के हाथ में ही है। मिस्टर बिरला ने कहा, मिस जिया, अगर मैंने आपसे के साथ कोई मिसबिहेव किया हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे सिर्फ इसमें संसद में एक छोटा सा कमरा दे दीजिए। आप नहीं जानती मुझे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक तो यहाँ से मेरी कंपनी पास में ही है, ऊपर से मुझे डैड को भी चेकअप के लिए लेकर जाना पड़ता है, और कभी कभार मैं दूर रहने की वजह से उनके पास पहुंच नहीं पाता, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। जिया ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? और तुम्हारे पापा को क्या परेशानी है? ज्यादा कुछ नहीं, बस उन्हें शुगर की परेशानी है और वो चोरी छुपे कुछ भी मीठा खा लेते हैं, उसके बाद उसने काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। ये सुनकर जिया हंस पड़ी, उसको भी मीठा कुछ ज्यादा ही पसंद था। उसने कहा, अच्छी बात है, अब इंसान अपनी पसंद का कुछ खाए भी नहीं तो फिर जीना ही बेकार है। इससे अच्छा तो भगवान एक बार में ही उठा ले। अगर मुझसे भी कोई मीठा खाने के लिए मना करे तो मैं तो उसका खून कर दूं। यही बातें तो उसको जिया की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि उसके जो दिल में था वही चेहरे पर था। ये तरकीब काम कर गई थी। जिया ने कहा, नैना इसे कोई एक छोटा सा कमरा दे दो और इससे कह देना मुझसे दूर रहे। बस मैंने ये अंकल के लिए कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो उसका दोष मुझ पर ही लगेगा। इतना कहकर जिया अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ किंग के सामने करिश्मा खड़ी हुई थी। किंग ने कहा, पता चला ये लोग कहां से आई थी और इनकी प्लानिंग क्या थी? करिश्मा ने कहा, किंग इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन एक बात ऐसी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। किंग ने कहा, बताओ क्या बात है? करिश्मा ने कहा, किंग आपने सुना होगा कि पहले 7 रिंग फाइटर के मास्टरों ने रिंग फाइटिंग की शुरुआत की थी। ये दोनों गैंग एक दूसरे की दुश्मन थी। समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि ये दोनों गैंग एक साथ हो गई। ये हमें जो खबर मिली है वो सही भी है या नहीं, अभी मैं इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। एपिसोड 39, अथर्व का मेंशन लौटना। किंग ने करिश्मा से कहा, अब मुझे जाना है, मैं अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर आगे से तुम्हें कोई परेशान हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। और ये लोग जो हमारे होटल्स तक सी फूड्स को नहीं पहुंचने देते, इन्हें भी मैं देख लूंगा। करिश्मा को काफी बड़ा शौक लगा कि किंग ने शादी कर ली है। उसे थोड़ी जलन भी हुई। वो सोच रही थी अगर किंग ने किसी से शादी की है तो वो भी उसी की तरह पावरफुल होगी। उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज होने से रोक लिए थे। करिश्मा को पता था कि वह कभी भी किंग के बराबर नहीं पहुंच सकती। अब उसे भी एक बार किंग की वाइफ को देखना था। करिश्मा ने कहा, लेकिन आप हमें लेडी बॉस से कब मिला रहे हैं? किंग ने कहा, यह पॉसिबल नहीं है, और उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। वह बहुत ज्यादा इनोसेंट लड़की है, वो इस लाइफ से कोसों दूर है। ये सुनकर करिश्मा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि किंग ने किसी नॉर्मल लड़की से शादी की है। उसे नहीं पता था कि किंग की पसंद ऐसी होगी। करिश्मा के चेंज होते एक्सप्रेशन किंग ने नोटिस कर लिए थे। उसने कहा कि ऐसी बात नहीं थी कि मैं शुरू में उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी थी, और शादी के बाद मुझे उससे कब क्या हो गया मुझे खुद को भी नहीं पता चला। करिश्मा सोच रही थी कि किंग ने मजबूरी में शादी की थी, लेकिन बात कुछ और ही थी, और अब उसे इस बात का दुख था कि वह अपनी वाइफ से प्यार भी करता था। अथर्व ने कॉल करके अनिरुद्ध से कहा, ये सब क्या चल रहा है? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे होटल्स तक सीफूड पहुंचने में परेशानी हो रही है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, और मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। ये सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, जी बॉस, हो जाएगा। वो इतना ज्यादा बात करता था। नैना भी हैरान थी, कोई इतनी ज्यादा बात कैसे कर सकता है। नैना ने सुना कि उसने किसी को फोन पर बॉस कहा। नैना को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा आदमी किसको बॉस कह सकता है। वो तो खुद बिरला अंपायर का वारिस था। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही वो जल्दी उससे खड़ा हुआ और उसने कहा, भाभी अभी मुझे जाना होगा, और कल मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा। उस नक्चड़ी को भी बोल देना कि मैं तो रोज उसे ऐसे ही परेशान करने वाला हूँ। भाभी, वैसे उसकी नाक पर गुस्सा अच्छा लगता है। उसने ध्यान नहीं दिया, पीछे जिया आई थी। जिया ने चिल्लाते हुए कहा कि तुमने नक्चड़ी किसे कहा? ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने कहा, भाभी, इसलिए कहते हैं कि दीवारों को भी कान होते हैं, और इतना कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गया। जिया ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन उसको ऐसे दौड़ते हुए देख जिया भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, और वह दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उसके जाने के बाद जिया ने कहा, कैसा आदमी है ये, मैंने इसके जैसा बेवकूफ और इतना बोलने वाला आदमी आज तक नहीं देखा। नैना ने कहा, मुझे तो लगता है इससे तुम कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई, जभी तो तुमसे इतना चिपक रहा है।
अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लड़कों के बारे में इतना पता है, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया की बात सुनकर नैना ने कहा, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था और तो वक्त ही बताएगा। उसके जैसा पागल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, उसको कितना भी डांट लो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नैना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उसे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिया ने कहा, तुम ऐसे लड़कों को जानती नहीं है, ये लड़के सभी लड़कियों के पीछे ऐसे ही पागल रहते हैं। एक दिन मैं तुम्हें इस बात का भी प्रूफ दे दूंगी। नैना ने कहा, तुम उसे जानती भी हो, वह कौन था? जिया ने कहा, मुझे उसके बारे में क्या जानना होगा, कोई अथर्व जीजू की तरह मिडिल क्लास पर सूट बूट पहन के तो ऐसा लग रहा था जैसे कितनी एलिट फैमिली से हो। नैना ने कहा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा था, और हो सकता है वो किसी एलिट फैमिली से हो। जिया ने हंसते हुए कहा, अथर्व जीजू के फ्रेंड किसी एलिट फैमिली से कैसे हो सकते हैं, जबकि आज तक हम बिजनेस सेक्टर में इतने लोगों से मिल चुके हैं और फिर भी किसी के साथ आज तक ऐसा रिलेशन नहीं बना जो हमारे लिए कहीं स्टैंड करता हो। नैना उसे बताना तो चाहती थी कि बो को होना है, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे मना कर दी थी कि आप इन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो जिया के नेचुरल एक्सप्रेशन जो मेरे लिए है वो चेंज हो जाएंगे और मैं कभी भी दोबारा उसके चेहरे के रियल एक्सप्रेशन मेरे सामने दिखाई नहीं देंगे। यही वजह थी कि नैना ने अनिरुद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया। अथर्व ने शाम देहरादून में सब कुछ सेट कर दिया था। अगली सुबह वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी करिश्मा ने उसके पास आकर कहा, बॉस मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि क्यों लोग ये इन फाइट्स क्लब पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। सभी लोगों मास्टर्स ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया है कि 1 महीने बाद एक मीटिंग रखी जाएगी और उसमें सभी मास्टर्स एक प्रेसिडेंट का चुनाव करना चाहते हैं जो कि उनके आपसी मतभेदों को सुलझा सके, और उसके लिए उन्हें कोई पावरफुल आदमी चाहिए। इसलिए लोगों में होड़ लगी हुई है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। ये सुनकर किन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अब समझ में आया कि ये लोग चाहते क्या है। कोई बात नहीं, वह तो 1 महीने बाद ही पता चलेगा कि कौन कितना पावरफुल है। करिश्मा ने आगे कहा, और बोस उन दोनों ने अपनी दुश्मनी को छोड़कर इस वजह से ही एक साथ हो गए ताकि वो पावरफुल बनकर प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ सके। उन्हें पता था कि अकेले वो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने लोगों के लिए एक होना स्वीकार किया। और वैसे भी वो दोनों पहले से ही एक परिवार के थे, और बॉस अब दोनों गैंग रिंग फाइटर के नाम से जानी जाती है। ये सुनकर किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं कि 1 महीने बाद कौन पावरफुल शख्स इस गद्दी पर बैठता है। अब मैं चलता हूं और कभी भी कोई परेशानी आई तो मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर वह वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। करिश्मा उसे छोड़ने के लिए आई थी। जाते वक्त वो फिर से अपने उसी गेटअप में था। उसके सैंपल से कपड़े देखकर पता लग रहा था कि वह कोई मिडिल क्लास है। वो सभी गाड़ियां सीधा एयरपोर्ट के अंदर आ गई थी। उनके पास पूरी परमिशन थी। वहां से अथर्व उतरा और एयरप्लेन में जाकर बैठ गया। ये भी इत्तेफाक था कि उसी प्लेन में जेसिका भी अपनी हायर स्टडी के लिए वापस जा रही थी और वो भी उसी एयरप्लेन में थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस बार भी उन दोनों की सी एक साथ थी। जेसिका को नहीं पता था कि उनकी मुसीबत इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, इसलिए इस बार भी उसे वीआईपी शीट्स नहीं मिल पाई थी। जब अथर्व ने उसे वहां पर देखा तो वो भी हैरान रह गया था। वो यही सोच रहा था कि 2 दिन में एक लड़की 3 बार मुलाकात, कैसा अजीब इत्तेफाक है। उसे देखकर जेसिका के चेहरे पर चमक आ गई थी। जेसिका हैरान थी कि वही जगह इस आदमी को कैसे मिल सकती है, वो भी विंडो सीट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी सीट पहले से ही बुक थी। अथर्व भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गया और उसमें पहले की तरह ही अपने फेस पर रुमाल रखा और आंखें बंद करके लेट गया। पिछली बार तो जेसिका ये सोच रही थी कि वह एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अब उसे यकीन था कि उसे जेसिका जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जेसिका भी अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठ गई थी। कुछ ही घंटों के सफर में वो अपने शहर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां वो बिल्कुल सिंपल तरीके से उतरा और एयरपोर्ट से बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। ये देखकर जेसिका को हैरानी हुई कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद ये टैक्सी में कैसे जा सकता है। अथर्व को देखकर जेसिका हैरान थी। जो इस दुनिया का किंग है, वो एक छोटी सी टैक्सी में कैसे जा सकता है। अब तो वो भी उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसने भी एक टैक्सी में बैठकर उसका पीछा करने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो टैक्सी एक पोज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में पहुंच गई थी। वहां पर अथर्व उतरा और सीधा अंदर चला गया। जेसिका अथर्व को जाते हुए देख रही थी। उसने भी टैक्सी को उस मैन डोर के सामने लेने को कहा। तभी सिक्योरिटी ने उस टैक्सी को रोक लिया था और कहा, मिस आप यहाँ नहीं जा सकती। उसने कहा कि मुझे यहाँ पर अपने लिए विला देखने हैं। तभी उस गार्ड ने कहा, मैम ये सामने वाले सोसाइटी है, इसमें आप विला देख सकती है, और मिस जहां आप जाने के लिए बोल रही है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये कोई सोसाइटी की जगह नहीं है। ये सुनकर जेसिका को कोई खास हैरानी नहीं हुई। उसे पता चल गया था कि ये किन की प्रॉपर्टी है और वो यहीं पर रहता है। उसके फोन पर अब तक 10 कॉल आ चुकी थी। उसने इस बार कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मेड मैं आपका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा हूँ, आप कहाँ पर है। जेसिका ने ड्राइवर को अपना एड्रेस दिया और तेजी में बैठकर सामने वाली सोसाइटी में विला देखने के लिए चली गई। उसे सामने का विला पसंद आया था क्योंकि वहां से अथर्व के विला को आराम से देखा जा सकता था। उसने नहीं सोचा था कि वो मेंशन इतनी बड़ी जगह में फैला हुआ है।
वैसे तो सेल्स गर्ल को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसे टैक्सी में आते हुए देखा था और वहां कोई भी विला 20 करोड़ से नीचे का नहीं था। जेसिका ने कहा, मुझे ये विला पसंद आया, मैं इसे परचेज करना चाहती हूँ, चलिए इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ये सुनकर सेल्स गर्ल को हैरानी हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस सेल्स गर्ल की भी कोई गलती नहीं थी, वहां पर काफी लोग ऐसे ही मजे लेने के लिए आते थे और उन्हें परेशान करते थे। यही वजह थी कि बस वो अपनी ड्यूटी पर ध्यान देती थी और ना चाहते हुए भी उसे विला दिखाना ही होता था। वो थोड़ी समझदार सेल्स गर्ल थी नहीं तो, और सेल्स गर्ल ने जेसिका को टैक्सी में आते देखकर ही आने के लिए मना कर दिया था। उसने मैनेजर को बताया कि सर, एक कस्टमर हमारे फ्रंट विला को खरीदना चाहती है, और उससे विला की डिटेल दे दी। वो 85 करोड़ का विला था, लेकिन मैनेजर ने कहा, मैडम वो विला सेल के लिए नहीं है। जेसिका ने कहा, क्या मतलब, किस सेल के लिए नहीं है, फिर ये सोसाइटी बनाई क्यों है? मुझे कुछ नहीं जाना, अगर तुम ये कहते हैं कि वो विला पहले ही सेल हो चुका है तो बात अलग थी, लेकिन तुम कह रहे हो वो सेल के लिए नहीं है, तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे वही विला चाहिए। जब जेसिका ज्यादा ही जिद करने लगी तो मैनेजर ने कहा, मैडम मुझे एक बार बॉस से परमिशन लेनी होगी। उसने कुछ ही देर में राजवीर को फोन करके सभी बातें बता दी। राजवीर ने अथर्व से सारी डिटेल शेयर की। अथर्व ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि जेसिका उसका पीछा कर रही है। उसने कहा, वो लड़की देहरादून से है, उसे विला दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब मैनेजर ने ये बात जेसिका से पूछी कि मैडम आप देहरादून से हैं, ये सुनकर जेसिका हैरान रह गई। उसने कहा, आपको कैसे पता चला? मैनेजर ने कहा, मैडम आप वो विला ले सकती है, और उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उसकी सेल्स गर्ल से कहा। ये सुनकर सेल्स गर्ल काफी खुश हो गई, क्योंकि उसे भी विला का 2% इंसेंटिव मिलने वाला था, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट होती थी। आज उसे खुशी हुई कि उसने आज तक किसी भी कस्टमर के साथ मिसबिहेव नहीं किया था, नहीं तो आज उस टैक्सी को देखकर वो भी धोखा खा गई थी। अगर वो भी औरों की तरह उसे इग्नोर कर देती है तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता था। कुछ ही देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी और जेसिका ने वो विला खरीद लिया था। कुछ ही देर में जेसिका का ड्राइवर भी आ गया था। उसके साथ जाकर उसने कुछ लोगों की हेल्प से अपना सामान उसी विला में शिफ्ट करा लिया और अपने किसी भी फ्रेंड को उस विला के बारे में नहीं बताया। वो भी एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती थी, और वो रोज रोज की नाइट पार्टियों से बोर हो चुकी थी। वो मना भी करती थी तो उसके सभी फ्रेंड घर आकर बैठ जाते थे, इस वजह से उसे जाना पड़ता था, और वो जगह उसके कॉलेज के बिल्कुल पास थी। सबसे अच्छी बात ये थी, अथर्व अपने मेंशन में पहुंच गया था। नैना के आने का भी वक्त हो गया था। उसने अपने रूम में जाकर शॉवर लिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए हमने रूम में ही लेट हो गया। जिया उस वक्त अपने कमरे में थी, इसलिए उसे अथर्व के आने का पता नहीं चला। उस मेंशन में ऑटोमेटिक रेटिना स्कैनिंग लॉक था, इसलिए अथर्व बड़े आराम से अंदर आ गया था। एपिसोड 40, नैना की मस्ती। शाम का वक्त था। नैना ऑफिस से थकी हुई अपने मेंशन में आई। उसकी थकावट की वजह उसका काम नहीं था, बल्कि अथर्व के बिना वो बोर हो गई थी। जिया हॉल में ही बैठी हुई थी। नैना को इतना थका हुआ देखकर जिया ने कहा, यार आज तेरी इतनी बुरी हालत कैसे है? नैना ने कहा, यार पता नहीं क्यों पहली बार किसी काम में बोर फील हुआ था। मुझे लगता है शायद मुझे अथर्व की आदत हो गई है। नैना ने कहा कि तुम आज खाना मत बनाना, आज दादू की बर्थडे पार्टी है, वहीं चलकर डिनर करेंगे। यार कितना अच्छा होता अगर अथर्व भी हमारे साथ होता। जिया ने कहा, तू तो अपने हस्बैंड के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल हो गई है। वो शॉवर लेने के लिए ऊपर अपने रूम में चली गई। तभी जिया को उसके जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जिया जल्दी से दौड़कर ऊपर की तरफ गई, क्योंकि वो भी डर गई थी। पता नहीं नैना को क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नैना के साथ अथर्व था और वो उसके ऊपर बैठकर खुशी से कूद रही थी। इस समय वो छोटी बच्ची लग रही थी। जिया ने कहा, इस घर में कोई और भी रहता है? जिया उन दोनों को ऐसे देखकर शर्मा गई थी। कुछ ही देर में वहां पर अनिरुद्ध भी अपना बैग लेकर आ गया था। उसने भी जब जिया को ऐसे शर्माते हुए देखा तो उसने कहा, कपल्स के बीच ये नॉर्मल बात है, तुम्हें ऐसे शर्माना नहीं चाहिए, और वैसे भी वो कुछ नहीं कर रही, बस एक दूसरे के साथ थोड़ी मस्ती तो कर रहे हैं। वो तो इतना बेशर्म था, सीधा अंदर ही घुस गया। उसको वहां पर देखकर नैना हड़बड़ी में जल्दी से खड़ी हो गई, जबकि उसे जिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। अथर्व ने अनिरुद्ध से गुस्से में कहा कि इसकी सजा तो मैं बहुत महंगी पड़ेगी। अनिरुद्ध ने कहा, यार मुझे क्या पता था भाभी इतनी ज्यादा शर्मा जाएगी। सॉरी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, और वैसे भी मुझे आज एक पार्टी का इनविटेशन मिला है, मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं। नैना ने उससे कहा कि तुम्हें कहाँ का इनविटेशन मिला है? नैना की बात सुनकर अनिरुद्ध ने कहा कि अग्रवाल फैमिली से मेरे पास इनविटेशन आया है। वैसे तो मैं जाता नहीं, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा कि भार्गव अग्रवाल मेरे बचपन का दोस्त था, और उसी के कहने पर ये उसकी बेवकूफ लड़के ही यहाँ पर आए हैं। इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके लिए तुम उस पार्टी में जाओ और उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेते हुए जाना। तो भाभी मैं सोच रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ ही चलो। नैना ने कहा, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी, तुम चाहो तो जिया को अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने नहीं सोचा था कि उसकी भाभी उसका ऐसे साथ देगी।
उसने जिया को आवाज लगाते हुए कहा, मिस ब्यूटीफुल अंदर आ जाओ, क्या वही रहने का इरादा है? ये सुनकर जिया अंदर आते हुए बोली, तुम्हारी परेशानी क्या है? मैंने बोला था ना कि मुझसे दूर रहा करो यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए। नैना ने कहा, जिया तुम बेवजह परेशान हो रही हो, ये अच्छा लड़का है और इसको कंपनी देने में तुम्हें हर्ज ही क्या है? ये तुझे खा थोड़ी जाएगा और हम सभी तो उस पार्टी में जा रहे हैं, पर तुम्हें क्या परेशानी है? उसने कुछ बोलने की कोशिश तो की पर वह बोल नहीं पाई। जिया ने कहा, ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ, लेकिन याद रखना तुमने अगर अपनी लिमिट क्रॉस की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना कहकर को वहां से चली गई। अनिरुद्ध ने उसकी एक्टिंग करते हुए कहा, बात बात पर बोलती है मुंह तोड़ दूंगी, किया इसका हाथ सन्नी पाजी का हाथ है क्या जो ये बात बात पर यही धमकी देती है? उसको ऐसे देखकर नैना जोर जोर से हंस पड़ी। तभी बाहर से आवाज आई, यही समझ लो मेरा हाथ सनी पाजी का हाथ ही है। ये सुनकर अनिरुद्ध चुप हो गया। उसने अपने आप से ही कहा, बेवकूफ आदमी, अभी उसे नाराज कर देता तो किसे पार्टी में लेकर जाता। तभी नैना ने अपनी वार्डरोब से एक अच्छी सी ड्रेस निकालकर अनिरुद्ध को दी और उससे कहा, अनिरुद्ध उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं होगी, तुम ये ड्रेस ले जाकर उसे दे दो। उसने नैना को हक करते हुए कहा, भाभी आप कितनी अच्छी है जो मेरी इतनी हेल्प कर रही है। इतना कहकर वो उस ड्रेस को लेकर चला गया। अथर्व ने कहा, तुम्हें उसका हक करना बुरा तो नहीं लगा? नैना ने कहा, मैं इसे 2 दिन में अच्छे से जान चुकी हूँ, मुझे पता है कि इसकी आदत कैसी है और ये तो कैजुअल हक था, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पागल लड़का ऐसा ही है, मुझे डर लगा रहता है कि ये कहीं मुझे ज्यादा जोश में आकर गाल पर भी किसी न कर दे, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसे ही है। ये सुनकर अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ये बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हें नहीं पता ये दिनों में रोज मेरे गाल पर किस किया करता था। मैं इसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन मैं इसको कितना भी क्यों न डांटा लूं पर ये कभी नहीं सुधरा। लेकिन मैं तुमसे इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए दिल का उतना ही अच्छा है और वो तुम्हें सम्मान के साथ अपनी भाभी मानता है, तो कभी भी उसकी किसी हरकत पर नाराज मत होना। और ये मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, देखना कुछ दिनों में तुम्हें भी पता चल ही जाएगा। नैना ने बड़े ही सोच समझकर जवाब दिया कि अगर यही बात है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी क्या लड़के अपनी माँ और बहन की गाल पर किस नहीं करते क्या? और भाभी भी तो माँ के समान ही होती है, मैं यही सोचकर उससे कभी नाराज ही नहीं रहूंगी। अब तो तुम खुश हो वाइफी, यू आर सो क्यूट एंड इंटेलिजेंट। लेकिन देखना वो अपनी ये लिमिट क्रॉस जिया के साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका रिश्ता उसके साथ कैसा है, इसलिए वो कभी उसके साथ ऐसी फालतू की हरकत नहीं करेगा। ठीक है, मैं भी रेडी होकर आता हूँ। नैना ने कहा कि हमारे पास कितना टाइम नहीं है कि पहले तुम रेडी हो कर आओ और फिर मैं एक काम करते हैं, दोनों एक साथ ही रेडी हो जाते हैं। ये सुनकर अथर्व के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद तुमसे मिल रहा हूँ और हमारे बीच कुछ हो गया तो मुझसे मत कहना। नैना ने कहा, अच्छा जी, मैं भी देखती हूँ कि तुम करते क्या हो। इतना कहकर वह अथर्व का हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले गई। उसने कहा, अच्छा जी, तो बताओ तुम क्या करना चाह रहे थे? उसने अथर्व के गालों पर अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। अथर्व ने कहा कि मैं कह रहा था कि अगर मेरी बॉडी गर्म हो गई और कंट्रोल से बाहर हो गई तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। नैना ने बड़े सिडक्टिव तरीके से कहा कि मुझे पता है तुम्हें कैसे ठंडा करना है। ये कहकर उसने अपने निचला होंठ को दांतों के बीच में दबा लिया, इससे वह बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। अथर्व ने कहा, तो बताओ कैसे ठंडा करोगी मुझे? तभी नैना उसके बिल्कुल करीब आ गई। नैना के होठ अथर्व के होठ के करीब थे। अथर्व ने भी अपने फेस को थोड़ी आगे किया और वो नैना को किस करने ही वाला था कि एकदम से नैना ने ठंडे पानी का शॉवर ऑन कर दिया। अथर्व का सारा मजा खराब हो गया था और नैना जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हो गए ना ठंड है, अगर कभी भी तुम गर्म हो जाओ तो मुझे बता देना, मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। अच्छा, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुमने ऐसा गर्म शरीर पर पानी डालकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। रैना ने कहा, अच्छा जी, तो तुम क्या करोगे? उसने अभी इतना ही बोला था कि अथर्व ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। नैना की गोरे बदन से उसकी शर्ट बिल्कुल चिपक गई थी और पानी उसके गोरे बदन से करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बदन से चमकदार मोती गिर रहे हो। कुछ देर बाद अथर्व ने नैना को छोड़ा और कहा, अब मुझे थोड़ी ठंडक महसूस हुई। नैना ने कहा, तुम दिन पर दिन बहुत ही बेशरम होते जा रहे हो। अथर्व ने कहा कि ये सब भी तुम्हारी वजह से है, ना ही तुम मुझे परेशान करती और न ही कुछ ऐसा होता। चलो अब लेट हो रहे हैं, रेडी हो जाओ। नैना ने कहा, तुम बाहर जाओगे तभी तो मैं कपड़े बदल दूंगी। इस पर अथर्व ने कहा, मैं तो यहाँ पर इसलिए ही था ताकि कपड़े बदलने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, वैसे भी तुम ऑफिस में काम करके बहुत ज्यादा थक गई हो। इतना कहकर अथर्व ने उसके शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। अथर्व की नजर तो एक जगह पर ही टिक गई थी। इससे नैना बहुत शर्मा गई थी, पर वो अथर्व के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए उसने अथर्व को नहीं रोका। अथर्व की नजर भी उसके गोरे बदन से हट ही नहीं रही थी। उसके हाथ कांपने शुरू हो गए थे। उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया और जल्दी से नैना को एक पार्टी वियर ड्रेस पहनाई। नैना की नजर भी कहीं और चली गई थी, जिससे उसकी हंसी छूट गई और उसने कहा, सॉरी, मुझे तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी।
जब भी हमारे पास वक्त होगा तभी मैं तुम्हें ऐसे परेशान करूंगी ताकि तुम्हें परेशान करने के बाद तुम्हारी परेशानी का सॉल्यूशन भी कर सकता। अथर्व उसकी बात अच्छे से समझ रहा था। उसने कहा कोई बात नहीं है, इतना सारा कंट्रोल तो मध्य में जाएगी और कुछ ही घंटों की बात है, फिर तुम मेरी बाहों में ही होगी। इस पर नैना शर्मा गई और जल्दी से बाहर चली गई। अथर्व नैना के साथ रहकर सारी परेशानियों को भूल जाता था। वो भी कुछ ही देर में रेडी ही गया। नैना को उसके 6 पैक अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करते थे। उसने कहा वैसे मेरे हस्बैंड की बात ही कुछ और है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जिया का इंतजार कर रहा था। वो उसी के कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। जिया भी एक टॉवल लपेटकर अपने वॉशरूम से बाहर निकली। जैसे ही उसकी नजर सामने बैठे अनिरुद्ध पर पड़ी तो वह शर्म से लाल हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध ने भी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ हो सकता है। वो जल्दी से खड़ा हुआ और जिया की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। उसने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब मैं अंदर आया तो बहुत खुला हुआ था और भाभी ने मुझे ये ड्रेस लेकर भेजा था कि इसे जिया को दे दो। इतना कहकर उसने इतनी स्पीड में दौड़ लगाई कि जिया भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। उसने भी अपने आप से कहा कि कैसा पागल लड़का है, पर उसे ये बात के लिए रह गई थी कि वो लड़का औरों की तरह नहीं था जो मौके का फायदा उठाना जानता था। वो सच में एक अच्छा लड़का है। उसने मुझे एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। इस लड़के में कुछ बातों का छल्ला देखती हूँ कि आखिर ये लड़का है क्या चीज। वो भी रेडी होकर होने में चली। जिया अनिरुद्ध के साथ निकल गई। अथर्व और नैना अपनी रोल्स रॉयस में निकल गए। अनिरुद्ध और जिया के बीच बिल्कुल खामोशी थी। अनिरुद्ध ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि मुझे माफ कर देना अगर आपको बुरा लगा हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिया ने उसे मजे लेते हुए कहा अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था तो फिर तुम करना क्या चाहते थे। तुम वो कपड़े वहां पर रखकर भी जा सकते थे। अनिरुद्ध ने उससे कहा मैं वहां कपड़े रखकर जा सकता था, लेकिन मुझे तुमको देखना पसंद है और तुमसे बात करना भी अच्छा लगता है। बस यही सोचकर मैं वहां पर रूप में गया था। मैं तुमसे कोई बहाने नहीं मरना चाहता। जो मेरे मन में था मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि मेरी इतनी घटिया सोच नहीं है कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकूं, और अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं आगे से कभी नहीं आपको परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध चुप हो गया और उनके बीच फिर से एक खामोशी छा गई। जिया ने देखा कि वो सच में ही कोई बात नहीं कर रहा है तो उसने कहा मैं तुमसे मजाक कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं समझ सकती हूँ कि उसमें कुछ गलती मेरी भी थी, तो अब तुम टेंशन फ्री हो सकते हो। ये सुनकर अनिरुद्ध ने कहा इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। जिया ने कहा जब मैं तुमसे नाराज नहीं दी तो इसमें माफी किस बात की। कुछ ही देर में नैना और अथर्व पार्टी वेन्यू पर पहुंच गए थे। अनिरुद्ध काफी धीरे गाड़ी चला रहा था। जिया ने कहा वह से तुम्हारी गाड़ी देखकर लगता ही नहीं कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो। उन्हें ऐसे ही बातें हो रही थी और दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आ रहा था। जिया पहली बार किसी लड़के से इतनी बात कर रही थी, नहीं तो वह लड़कों को अपने पास भी नहीं आने देती थी। धन्यवाद।